हेलो गाइस। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे यूजलेस मेन कैरेक्टर की है जिसकी लाइफ में मेरी तरह कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वन डे समथिंग हैपन। एक खूबसूरत परी उसके लिए धरती पर आई उसकी गुलाम बनने और उसे बताती है कि वो आम इंसान नहीं है। तो आज हम जिस दुनिया में आए हैं वहाँ जिंदा से लेके मुर्दा हर एक चीज में आत्मा है, और ये जिनके बुलाने पे प्रकट हो जाते हैं उन्हें यहाँ समनर्स कहा जाता है। लाखों साल से समनर्स एक रहस्यमय जीव है इस दुनिया में। ये मिट्टी की आत्मा को पुकार सकते हैं। इनके इशारों पर गड़े मुर्दे भी खड़े हो जाते थे, यहाँ तक कि सितारे भी इनके काबू में थे। हालांकि आज के दौर में ये कहीं गुम हो चुके हैं या ये खुद ही लोगों के सामने नहीं आना चाहते। यकीनन ये लोग वक्त में कहीं खोकर लोगों के द्वारा भुला दिए गए होंगे, पर आज भी इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब प्रेजेंट टाइम में हम एक लड़के को देखते हैं जो पेड़ के नीचे हेडफोन लगाकर सो रहा था। एक पत्ते की वजह से उसकी नींद टूट जाती है। वो उठते ही एक आवारा बिल्ली को नीचे आने को कहता है। हम देखते हैं कि ये बिल्ली कमर से घायल है। वैसे ये है 16 साल का जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाला, जिसका रिलेशनशिप से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। आज ही इसको ग्रेड से कोई मतलब नहीं, खाता है, सोता है, स्कूल जाता है, बस यही उसके हर दिन का मेहनत भरा काम है। ना ही आज ही का कोई गोल है। इसको कोई शांत जगह दे दो, बस वही इसके लिए काफी है, और साथ में सीढ़ी शॉप भी दे देते तो भला हो जाता आपका। यही सब सोचते हुए आजी रोड क्रॉस करने के लिए रेड सिग्नल पर खड़ा था। अचानक दो बच्चे वहां खेलना शुरू कर देते हैं। आजी इससे इरिटेट हो रहा था। वो उस बच्चे का कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि वो लड़का अभी एक कार से टकरा जाने वाला था, पर आजी ने उसे वक्त पर बचा लिया। अब ग्रीन लाइट होते ही आजी वहां से चला जाता है, लेकिन उस लड़के की माँ जो अपने बच्चे पे चिल्ला रही थी, इससे आजी को फिर से इरिटेशन हो रही थी। इतनी कमियों के अलावा आजी एक चीज में अच्छा था, वो खाना बनाने में बहुत अच्छा है। उसके पिताजी कहा करते थे कि एक दिन आजी सबसे स्वादिष्ट रामेन किंग बनाएगा। उसकी माँ का कहना था कि उसके बनाए खाने की खुशबू से खुद भगवान भी स्वर्ग से नीचे उतर आएंगे। वो अपने बनाए सूप को रामेन में डालकर एक परफेक्ट रामेन तैयार कर देता है। इसकी महक किसी और नाक तक भी पहुंच जाती है। अब जब आज ये सोच ही रहा था कि ये बोल उसका बनाया सबसे स्वादिष्ट रामेन हो सकता है, उसी वक्त उसके पीछे स्पेस और टाइम डिवाइड हो रहे थे। रेडियो वेव में हलचल होनी शुरू हो जाती है। आज ही देखता है तो वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके पास आते ही वो पोर्टल और बड़ा हो गया था। उसके अंदर से एक खूबसूरत परी बाहर निकलती है। आज ये देख उसके हाथ का रामेन बाउल छूट जाता है। ये देख वो परी अपना रूप बदल के तुरंत उस पर झपट्टा मार देती है और ढोरों की तरह उसे खाने लगती है। सदियों में पहली बार उसने इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। हैरान आजी उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। वो बताती है कि उसका नाम डोरा है और उसका पूरा नाम हिप्पोटाथेपिरोडाइट अथीना हरम एनेसी डोरा है। आजी उसे घर से बाहर निकाल देता है। आजी को लग रहा है कि आज उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, उसे बस आंखों का धोखा हो रहा है। लेकिन आजी को वो फिर दिखाई देती है उसका ही सूप खाते हुए। वो खिड़की से उसे बाहर फेंक देता है। आजी ये कहकर अपने आप को शांत कर ही रहा था कि वो अब तक सपना देख रहा है। उतने में वो फिर वापस आकर उसके आसपास हवा में तैरना शुरू कर देती है। थोड़े बहुत खाने से उसकी भूख मिटी ही नहीं थी, इसीलिए वो हर खाने की चीज को अपने अंदर समा लेती है और इतने से शरीर में सब कुछ निगल भी लेती है। आजी उसे टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हार आखिर में आजी को ही माननी पड़ जाती है। वो डोरा को चाय ऑफर करता है और उसके मन में उठ रहे 3 सवाल उसे पूछता है। पहला कि वो है क्या चीज, दूसरा वो यहाँ क्यों आई है, और तीसरा कि वो उससे छुटकारा कैसे पा सकता है। वो बताती है कि वो समनिंग स्पिरिट है, यानी बुलाई गई आत्मा जो एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती है। इससे उसे याद आया कि उसे जन्म लिए 3 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, यानी वो 30 लाख साल की हो चुकी है। पर वो अपनी बॉडी पर खास ध्यान देती है, इसीलिए कोई बस उसको देखकर ही उसकी एज का अंदाजा नहीं लगा सकता। वैसे हमने जिस पटाखे को कुछ देर पहले देखा था वो डोरा का कंप्लीट फॉर्म है, पर उसे बनाए रखने में बहुत एनर्जी लगती है, इसीलिए वो अभी अपने पावर सेविंग मोड में है। वैसे आजी ने अनजाने में ही सही, जैसे एंशिएंट टाइम में लोग समनिंग स्पिरिट्स को पुकारने के लिए रिचुअल में फूड का यूज करते थे, ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ हुआ है। यानी वो खुद नहीं आई, आजी ने उसे बुलाया है। उसकी गहरी नींद से उसने उसे जगाया है।
यानी साफ तौर पे कहा जाए तो अब आजी को उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। उसकी बातें सुनकर आजी वहाँ से उठ जाता है और कोट पहनकर स्कूल के लिए निकल जाता है। वो बस इस नई मुसीबत से दूर भाग रहा था। आजी को भूख लग रही है। डोरा उसका सारा खाना खा चुकी थी तो उसे खाने को कुछ मिला ही नहीं। अब बस वो दुआ कर रहा है कि अब जब वो घर पहुंचे तो वो मुसीबत जा चुकी हो। पर मुसीबत तो सिग्नल पर उसका वेट कर रही थी। आजी ने अपने पैडल मारने की रफ्तार को बढ़ा दिया था, पर डोरा उसे आसानी से पकड़ लेती है। वो बताती है कि वो बहुत ताकतवर है, वो देवी है जो हर ख्वाहिश उसकी पूरी कर सकती है। आजी उसे बस के नीचे फेंक देता है, लेकिन वो फिर लौट आती है और इस बार वो उसे पैसों का लालच देती है। वो उसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकती है, यहाँ तक कि वो उसे रॉकस्टार बना सकती है। वो उसे उसके साथ आने को कहती है। वो दोनों एक साथ पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। आजी उसकी बात को सीरियसली ना लेकर अपना रास्ता ही बदल लेता है। आज जो आजी के साथ हो रहा है उसकी वजह से आज वो क्लास में ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। इतने में डोरा फिर आ जाती है। आजी तुरंत पर्दा लगा देता है तो वो टेबल के नीचे से आ जाती है। वो आजी से किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहती थी। उसकी ये सब हरकतों से आजी बहुत इरिटेट हो रहा था। वो चलती क्लास में ही चिल्ला देता है। डोरा को आजी के अलावा कोई नहीं देख सकता, जिससे टीचर को लगा कि आजी उससे बोल रहा है। अब क्लास में अपना मजाक बनवाकर किसी तरह माफी मांग के वो अपनी जगह वापस बैठ जाता है। आजी ने डोरा को डांटा था, इसीलिए अब वो उसे चिढ़ा रही है। पर लेक्चर इतना बोरिंग चल रहा था कि डोरा टीचर के सिर पर ही सो जाती है। इस मौके का पूरा लाभ उठाते हुए आजी दबे कदमों से वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो आजी से छोटी वाली क्लास में है और यहाँ वो आजी का ही वेट कर रही है। उसके आते ही वो आजी की ओर अपना लिखा लेटर बढ़ा देती है। आजी की खुशी बयान नहीं की जा सकती। वो उसे लेने आगे बढ़ ही रहा था, तभी वहाँ डोरा आ जाती है जो अब तक उसके बैग में छिपी हुई थी। आजी उस बैग को ही पटक देता है। डोरा को लग रहा था कि इस दुनिया में प्यार का इजहार करने का यही तरीका है। आजी गुस्से में चिल्लाते हुए उसे उसकी नजरों से दूर हो जाने को कह देता है। ये सब वो लड़की अपने ऊपर ले लेती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और आजी का ये बिहेवियर उस लड़की के साथ डोरा को पसंद नहीं आता। आजी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। अब शाम के वक्त एक पेड़ के नीचे जब डोरा सो रही थी तब आजी वहाँ बहुत सारा खाना लेकर आता है और सब डोरा के ऊपर पलट देता है। डोरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन आजी ये सब सोच के ये लाया है अगर डोरा को खाने के जरिए बुलाया जा सकता है तो उसे भगाया भी जा सकता है। वो अपने घुटने पे आकर डोरा से उससे दूर होने की विश मांगता है। अंत में डोरा हार मान ही लेती है। वो आजी को बताती है कि जिन बुलाई गई आत्मा को उनके मास्टर ठुकरा देते हैं, वो सालों सालों तक इस दुनिया में कहीं गायब होकर भूत की तरह भटकती रहती है, तब तक जब तक वो खुद पूरी तरह गायब न हो जाए। डोरा अपने कंप्लीट फॉर्म में आ जाती है और वो आजी की विश खुशी खुशी पूरी करने को तैयार थी। लेकिन एक आखिरी बार वो चाहती है कि आजी उसके साथ चले, उन सबको देखे जिन्हें वो हर रोज देखता है, उसके साथ उन दुकानों को देखे जिन्हें वो पसंद करता है। वो उस हर शख्स से मिलना चाहती थी जिन्हें आजी जानता है। इन सब यादों को वो पिरोकर अपने साथ ले जाना चाहती है। वो इन यादों को अपने दिल की गहराइयों में संभाल कर रखेगी। वो पूछती है क्या वो उसकी लास्ट विश को पूरी करेगा। अब एक साथ चलते हुए डोरा आजी को बताती है कि जिस दुनिया को वो आम समझता है उसमें कई ऐसे राज हैं जिससे आज के लोग अनजान हैं। वो आजी का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से उसे दिखाती है कि असल में ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। आजी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो कई लोगों के अंदर से एक अलग रोशनी निकलती देख पा रहा था। डोरा आजी से सवाल करती है क्यों कुछ लोगों की महक पेड़ जैसी होती है जो लोगों को सुकून देता है। आखिर कैसे कबूतर साफ दिल के लोगों को पहचान लेते हैं। क्यों पानी की बूंदें कुछ लोगों के लिए हवा के बीच ही रुक जाती है। आखिर क्यों कुछ लोगों का बनाया खाना इतना स्वादिष्ट होता है। असल में सच्चाई तो ये है कि हर किसी के अंदर समन करने की क्षमता होती है, बस लोग ही इसको समझ नहीं पाते। ये इन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ उस अंधेरे में जल रही उस छोटी रोशनी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। यहाँ उस छोटी रोशनी का मतलब लाइफ गोल से है जिसके लिए इंसान जीता है। इसीलिए कुछ खास लोग ही इस ताकत को यूज कर पाते हैं जिन्हें समनर्स कहा जाता है। समनर्स हर वो चीज कर सकते हैं जो लोगों की सोच से परे है।
वो दुनिया को तबाह कर सकते हैं या उसे बचा सकते हैं। हम देखते हैं कि उस गिराए गए पेड़ से आखिर वो आवारा बिल्ली नीचे उतर जाती है। डोरा आजी को समझाती है कि फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा रास्ता चुनता है, बस उसे अपने सफर में वो रास्ता चुनना चाहिए जिस पर वो यकीन करता है। वो पूछती है क्या वो समनर बनेगा और उसके साथ इस दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। आजी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोच रहा था। डोरा उसका हाथ कस के पकड़ लेती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है। ये शायद वही कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बारे में डोरा बात कर रही थी। हालांकि इस रिचुअल को वो बिल्ली भी देख पा रही थी। अब इसके पूरा होते ही डोरा खुशी के मारे उछलने लगती है, क्योंकि उसने आजी को फंसाकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा ही लिया। यानी अब आजी चाहकर भी उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता। पर अब आजी को भी इससे फर्क नहीं पड़ता, जिससे डोरा चिढ़ जाती है। खैर, अब डोरा आजी को बताती है कि अब उसका सीधा हाथ पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और अगर वो अपने दोनों हाथों को इस तरह फैलाता है, डोरा अपने पंखों से आजी को हवा में उड़ा देती है। शुरू में आजी को भी डर लग रहा था, पर अब उसे भी मजा आ रहा है। अचानक डोरा अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, जिस कारण वो दोनों बिल्डिंग से ठुकने से बचे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उड़ने में डोरा को एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। अब वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन कोई चमत्कार ही था कि वो दोनों अब तक जिंदा हैं। पर उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। तभी उनके घर की लाइट भी चली जाती है और पूरे मोहल्ले में सिर्फ आजी की घर की ही लाइट कटी थी, क्योंकि इस बार भी आजी बिजली का बिल भरना भूल गया था। डोरा आजी को जिम्मेदार होने को कहती है, क्योंकि अब वो समनर बन गया है। वो आजी के हाथ से एक ब्लू बॉल को समन करती है, जो कि ऊपर जाकर फैल जाता है। ये फायरफ्लाइज की ग्लोइंग लाइट है और इसके अलावा ये जख्मों को धीरे धीरे भर भी देती है। यानी जब तक आजी सुबह उठेगा उसके जख्म भर चुके होंगे। ये चीज आजी को और हैरान कर देती है। वो सारे सच जानना चाहता है कि आखिर डोरा आई कहाँ से है और आखिर ये समनिंग है क्या। अगर डोरा सब कुछ एक्सप्लेन करने बैठी तो उसे 3 दिन लग जाएंगे सब कुछ बताने में। लेकिन अगर कम शब्दों में बताया जाए, डोरा उन दिनों को याद कर रही थी जिसका मंजर बहुत ही भयानक था। वहाँ युद्ध का मैदान था। इन सबको याद करते ही डोरा का सिर बहुत दर्द करने लगता है। शायद ये समनिंग की गई आत्मा है जिनके बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ है। डोरा को जब होश आया था, उसने अपने आप को जंजीरों में बंधा पाया था, जहाँ से वो चाहकर भी निकल नहीं पा रही थी। अचानक डोरा का सिर फट जाता है। ये देख आजी डर गया था, पर वो तो बस सो रही थी। अब उसको कंबल उड़ा के वो भी सो जाता है, लेकिन कोई तो है जो उन पर नजर रख रहा है। अब इसके अगले दिन आजी बास्केटबॉल क्लब आया हुआ था, बट आज वो यहाँ बहुत इनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि डोरा ने आज बहुत सेक्सी कपड़े पहने हुए हैं और उसे भी चिंता नहीं थी, क्योंकि आजी के अलावा कोई और अपनी आंखें सेक ही नहीं सकता। पर वो आजी की परेशानी समझ नहीं पा रही थी। अगर आजी ने अपने आप से काबू खोया तो यहाँ कुछ बहुत गलत हो जाएगा। तभी आजी देखता है कि वो तो न्यूज में आ रहा है। उसकी उड़ते वक्त की गिरती हुई फोटो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। यहाँ तक कि पेड़ को उखाड़ने वाली बात भी न्यूज में आ चुकी है। डोरा उसे परेशान न होकर उसकी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाने को कहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अपना हेडफोन लगा लेता है। तभी डोरा की नजर कोई हिलती हुई चीज पर जाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, वो चीज डोरा को निगल लेती है। डोरा वहाँ मदद की गुहार लगा रही थी और यहाँ आजी अपने फोन में लगा हुआ था, तो डोरा उसके सिर पर सनस्क्रीन फेंक कर मारती है। आजी उसे पीछे मुड़कर देखता है, पर तब तक वो प्लांट उसे पूरा निगल चुका था। वो प्लांट आजी के मुंह पर डोरा की बिकनी थूक कर उसकी औकात दिखाकर वहाँ से हंसते हुए भाग जाता है। आजी भी अपनी पूरी ताकत से उसके पीछे भागता है। वैसे डोरा अभी जिंदा है, बस उस प्लांट के अंदर पिस रही है। आजी के मन में 2 बड़े सवाल उठ रहे थे। पहला कि आखिर ये चीज क्या है, और दूसरा कि डोरा इससे खुद बाहर क्यों नहीं निकल जाती। असल में तब समनिंग स्पिरिट किसी काम की नहीं होती जब वो अपने मास्टर से दूर हो। इसीलिए डोरा बेशर्मों की तरह आजी के पीछे लगी हुई थी। किसी तरह उसने उस प्लांट को पकड़ ही लिया था कि वो चकमा देकर फिर भाग जाता है। वो प्लांट आजी को भगा भगा कर विंड फॉरेस्ट हाई स्कूल की क्लब एक्टिविटी में ले आता है। इस भीड़ में उसको ढूंढना मुश्किल हो ही रहा था कि कोई पहलवान उसके सामने आ जाता है। ये उसी लड़की का भाई है जिसको आजी ने रुलाया था। वो लड़की अपने आप को साबित करने के लिए कई पत्थरों को अपने एक हाथ से ही तोड़ देती है। ये देख आजी की भी फट गई थी। तभी उसे डोरा की आवाज आती है।
जो उसका खाना बनने वाली है अगर आजी ने उसे बचाया नहीं तो। उस लड़की का भाई आजी को एक और मौका देता है और उसकी बहन के लव को एक्सेप्ट करने को कहता है। आजी डोरा को ओके बोलकर वहाँ से गायब हो गया था, पर उन्हें लगा कि आजी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आजी को वहाँ ना पाकर उस लड़की का दिल फिर टूट जाता है, जिस कारण वो वहाँ रोना शुरू कर देती है। अगर आजी गलती से भी उस पहलवान से फिर टकराया, कसम से वो उसकी लस्सी बना देगा। वैसे अब आजी को डोरा की आवाज कम आ रही थी। इसकी वजह इनके बीच की ये दूरी है। समनिंग स्पिरिट जितनी दूर अपने मास्टर से रहती है वो उतनी ही कमजोर होने लगती है। अगर आजी ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो इन दोनों के बीच का टेलीपैथिक कनेक्शन टूट जाएगा, यानी फिर डोरा को ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। तभी एक अनजान बच्चा आजी से कहता है कि वो जानता है कि वो क्या ढूंढ रहा है और वो कहाँ है वो ये भी जानता है। यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि आजी कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास स्पेशल पावर्स है। वो उसे उसकी सुपर नेचुरल ह्यूमन रिसर्च सोसाइटी को ज्वाइन करने को कहता है, जहाँ वो लोग मिलकर पूरी गैलेक्सी को अपने जूते के नीचे ले आएंगे। पर आजी उसके मुंह पे जूता रख उस प्लांट के पीछे जाता है जिस पर उसकी नजर पड़ी थी, लेकिन उसने जिस पर झपट्टा मारा है असल में वो एक लड़की थी। आजी को वहाँ ढंग से जलील करा जा ही रहा था कि तभी उसे डोरा की हल्की सी आवाज आती है। वो अपना दम तोड़ने वाली थी। वैसे अभी जहाँ डोरा है वहाँ से बहुत शोर आ रहा है। डोरा का पता लगाने के लिए आजी उन्हें भी चुप कर देता है जो अभी उसे गाली दे रहे थे। आजी समझ चुका था इतना बेसुरा म्यूजिक पूरी दुनिया में बस एक ही बैंड बजा सकती है। आजी ने उस जगह को ढूंढ लिया था जहां से वो आवाज आ रही थी। हम आजी के पीछे एक लड़की को पेड़ के ऊपर देखते हैं, पर आजी जब तक गर्दन घुमाता वो लड़की गायब हो चुकी थी। वैसे अब डोरा आजी को हल्का फुल्का महसूस कर पा रही थी, यानी आजी डोरा के करीब पहुंचता जा रहा है। आजी डोरा से कहता है कि अब जाके उसे महसूस हुआ एक दिन था जब वो उससे छुटकारा पाना चाहता था, और आज जब वो उस प्लांट के पेट के अंदर है, यानी अगर वो प्लांट आज उसे खा जाता है तो आजी को डोरा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। डोरा हैरान हो गई थी। वो गुस्से में आजी को गाली देते हुए उस मॉन्स्टर के पेट में घूंसे मारने लगती है। वो कहती है कि अगर आजी थोड़ा और करीब आ जाए तो उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। भीड़ में आजी ने भी उस मॉन्स्टर को पहचान लिया था और अब डोरा भी अपने रियल फॉर्म में उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकल आती है। और हाँ, उसने कपड़े नहीं पहने थे। अब वो वापस छोटी होके उस मॉन्स्टर को उसकी औकात दिखा देती है। वो प्लांट किसी तरह भागकर जमीन के अंदर से होते हुए अपने मास्टर से जा चिपकता है। उसकी मास्टर एक खूबसूरत लड़की थी। यहाँ आजी डोरा को ढकने के लिए उसे अपनी जैकेट दे देता है और अब वो फिर से उस मॉन्स्टर को सबक सिखाने आगे बढ़ रही थी, पर वो लड़की अपने कदम पीछे कर लेती है। डोरा ज्यादा गुस्से में थी, वो पीछे से ही हमला कर देती है, लेकिन वो लड़की ठीक उसी पल गायब हो जाती है। आजी और डोरा वो दोनों ही ये देख हैरान थे। ऊपर से डोरा को चोट भी लग गई थी। आजी डोरा को यहाँ से चलने को कहता है, पर डोरा का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। आजी उसके सिर को सहलाकर उसे शांत करता है। वैसे आजी को डर है कि वो लड़की उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। डोरा आजी से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो लड़की एक समनर है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्मल लोग स्पिरिट्स को नहीं देख सकते, यानी जिसने डोरा पर हमला किया उसे समनर ही होना था, जिसका एक प्रूफ ये भी है कि उस प्लांट को कोई और देख ही नहीं पा रहा था, यानी वो भी डोरा की तरह बुलाई गई आत्मा थी। और जैसा कि हमें डोरा ने बताया ही था, समनर्स और स्पिरिट्स के बीच एक रेंज है जिसके अंदर इन दोनों को रहना पड़ता है। ऐसा ना हो तो वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते, यानी उसकी मास्टर को आसपास ही होना था। किस्मत से आजी ने ये नोटिस कर लिया था कि वो स्पिरिट बस गोल चक्कर लगाए जा रही है, यानी वो इसे इस सर्कल के बीच से कंट्रोल कर रही थी। यहाँ तक कि उसके कपड़े की बुनाई देखकर आजी ने ये भी पहचान लिया था कि वो लड़की एक अमीर खानदान से है, और जो उस लड़की के इयरिंग्स पे ब्लैक रोज का निशान था वो लगभग आजी के स्कूल के एम्बलम जैसा था। यह निशान खानदानी परिवार को दर्शाता है। हालांकि आजी का स्कूल भी अमीर लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन जिस बात पे गौर करना चाहिए कि वो स्पिरिट अपने मास्टर से इतनी करीब भी नहीं थी, फिर भी वो इतनी ताकतवर थी, यानी उस लड़की की असली ताकत का उन्हें अंदाजा भी नहीं है। डोरा आजी का प्रेजेंट ऑफ माइंड देखकर पूरी तरह इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ आते वक्त आजी ने उस लड़की को देख लिया था। वैसे आजी ने जो अंदाजे लगाए थे असल में वो सच थे। इस लड़की का कोई तो कनेक्शन है आजी के स्कूल के प्रिंसिपल के साथ।
क्योंकि इसी ने ही इस लड़की को आजी के पीछे भेजा था। पर इंसानों के सामने आने के डर से इन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब प्रिंसिपल को किसी बात की चिंता नहीं, जो आगे होगा वो खुद देख लेंगे। बस वो इन्हें अपनी पूरी ताकत लगाने को कहते हैं, क्योंकि अब वो भी आजी की पूरी ताकत देखना चाहते हैं। कोई कारण था जो प्रिंसिपल को आजी से बड़ी उम्मीदें थी। इसके बाद हमको पता चलता है कि ये लड़की आजी के स्कूल में बहुत पॉपुलर है। लोग इसे देवी, एंजल और आइटम जैसे नाम से पुकारते हैं। सब अपना टाइम फोड़ते हैं सिर्फ इसको देखने के लिए। आज के थकान भरे दिन के बाद आजी अपनी क्लास में आराम कर रहा था। तभी वो लड़की आजी की टेबल पर एक चिट्ठी छोड़कर जाती है। आजी से ज्यादा उसके क्लासमेट इसे पढ़ने को एक्साइटेड हो रहे थे। इसमें लिखा हुआ था कि स्कूल खत्म होने के बाद वो जंगल में आजी का वेट करेगी। उसने साथ में एक ब्लैक रोज भी छोड़ा था। अब स्कूल के खत्म होने के बाद आजी जंगल की तरफ ही जा रहा था। साथ में उसके क्लासमेट्स भी उसे छोड़ने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वही पहलवान उसे रोक देता है, जो अपनी बहन के लिए गुस्से में तो था ही, साथ ही उसे ज्यादा गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब आजी उसकी देवी को भी उससे छीन रहा है। आजी आज यहाँ से जिंदा इसीलिए जा पा रहा है क्योंकि उस बैल को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था। डोरा भी आजी के लिए बहुत खुश थी क्योंकि अब वो पॉपुलर हो गया है। अब जंगल के अंदर जाते हुए आजी देखता है कि आज तो ये बिल्ली भी उसका पीछा कर रही है। आजी उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है, जिस पर वो म्याऊं करके वहाँ से चली जाती है। अचानक हम देखते हैं कि आजी के क्लासमेट्स जो उसका पीछा कर रहे थे, अचानक वो एक अजीब सी बेल में फंस चुके हैं। जंगल के अंदर जाने का रास्ता भी खत्म हो चुका था, पर फिर अचानक ही आजी के लिए रास्ता खुद बनने लगता है। उस रास्ते के अंत में ब्लैक रोजेस का गार्डन था, जिनका ख्याल वो खूबसूरत मोहतरमा रख रही थी। वो यहाँ आजी का ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें आजी से डोरा चाहिए और आजी का जवाब भी साफ ना था। भले ही डोरा बहुत शरारती है और खाती भी ज्यादा है, पर अब वो उसकी फैमिली की न्यू पेट की तरह है, जिसके साथ की अब उसे आदत लग चुकी है। आजी कहता है कि डोरा को बचाना अब उसकी जिम्मेदारी है। वो लड़की आजी पर ब्लैक रोज फेंक के मारती है, जिससे आजी के गाल पर हल्का सा निशान भी आ गया था। अब वो अपने प्लांट स्पिरिट को लंबा करके उन पर एक घातक हमला कर देती है, जिससे डोरा और आजी दोनों अलग अलग हो गए थे। डोरा उसका सामना करने के लिए एक ताकतवर हथियार ढूंढ रही थी। आजी उसे जल्दी करने को कहता है, नहीं तो यहाँ से उसकी अस्थियां ही जाएंगी। पर डोरा का वेपन उसे मिल ही नहीं रहा था, यानी आजी को इंतजार करना होगा। तभी वो लड़की अपने स्पिरिट को बहुत बड़े बेल में कन्वर्ट कर लेती है और उड़ती हुई पत्तियों को स्पाइक्स में कन्वर्ट कर हमला कर देती है। किसी तरह आजी उसके हर अजीब हमले से बचते हुए डोरा से मदद की भीख मांग रहा था, पर अब तक उसे उसका वेपन मिला ही नहीं है। अब वो लड़की ब्लैक रोज का नाम लेके जायंट ट्री को वहाँ समन कर लेती है, लेकिन इस बार उसका निशाना आजी नहीं था। वो डोरा को अपने पंच के नीचे स्मैश करने वाला था, पर किस्मत थी कि वो बच गई थी। यहाँ तक कि उसने अपने आप को पूरी तरह जायंट ट्री से बचा लिया था, पर फिर प्लांट स्पिरिट की जड़ें उसे पकड़ लेती हैं और वो उस जायंट ट्री के पंजों के नीचे कुचली जाने वाली थी। आजी उसे बचाने के चक्कर में खुद उसके हाथ के नीचे आ जाता है। सबको लगा कि आजी ने खुद ही खुदकुशी कर ली है, लेकिन वो उस जायंट ट्री के हाथ को काट कर बाहर निकल आते हैं। फाइनली डोरा को अपना सुपर शार्प एंटी क्यूब क्लीवर वेपन मिल गया था। हम देखते हैं कि ये कटने का निशान उस लड़की के हाथ पर भी आ गया था। अब वो फिर से उन पर नेचर पंच से हमला करती है, लेकिन इस बार वो दोनों भी तैयार थे। उन दोनों के पंच के टकराव से उस जायंट ट्री का हाथ जमकर पूरी तरह गायब हो जाता है, पर अभी वो हारी नहीं है। आजी क्रिस्टल विंग का यूज कर अपने आप को बचा लेता है। अब वो दोनों उसके हाथ पे चढ़ के शूज को बूस्ट में कन्वर्ट कर आजी अपने चाकू से उसके हाथ को चीरते हुए उसके पूरे शरीर को छील देता है और आखिर में एक पावरफुल जंप से उसके शरीर से आर पार हो जाता है, जिससे वो जायंट ट्री जमीन पर चित हो गया था। डोरा आजी से चिपक जाती है। वो नहीं जानती थी कि आजी मार्शल आर्ट्स भी जानता है, लेकिन उसने तो अपनी कुकिंग स्किल का इस्तेमाल कर उसे प्याज की तरह काटा था। अब वो लड़की अपने स्पिरिट को वापस बुला लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर डोरा उस पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन आजी ही डोरा के हमले को रोक देता है, जिसके पीछे वजह थी कि वो खूनी नहीं बनना चाहता और शायद डोरा ने ये नोटिस नहीं किया। लेकिन ये लड़की पूरे वक्त अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से अपने आप को रोक रही थी,
जिसका प्रूफ डोरा के पीछे है। हम देखते हैं कि उस लड़की के पास ऐसे 4 जायंट ट्रीज और भी थे। असल में ये इन दोनों का टेस्ट लिया जा रहा था, जिसमें आजी तो पास हो गया था लेकिन डोरा इसमें फेल हो गई। अब डोरा बात को बदलने के लिए उन्हें वक्त का एहसास करवाती है कि रात होने वाली है। वो उनसे पूछती है, क्या तुम लोगों को भूख लग रही है? क्योंकि आजी बहुत अच्छे रामेन बनाता है। आज का डिनर वो उन्हें उनके साथ करने को कहती है, जिस पर वो प्लांट स्पिरिट भड़क जाता है क्योंकि उसकी मेम साहब के साथ डिनर करने की इनकी हैसियत नहीं है। तभी उसकी मेम साहब का पेट गुड़-गुड़ करने लगता है। अब सीन जाता है आजी के घर पे, जहां उसने सबके लिए बहुत सारा खाना बनाया था। उसके हाथ का बनाया खाना उस लड़की को भी पसंद आता है, यहाँ तक कि प्लांट स्पिरिट की आंखों से तो खुशी की धारा ही बहने लगती है। और अब डोरा के साथ उसकी दोस्ती भी अच्छी हो गई थी। वैसे प्लांट स्पिरिट उनकी पिछली लड़ाई के लिए उनसे माफी मांगता है, पर उनके पास ये करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। आजी इसकी वजह पूछता है। तो इस दुनिया में 2 तरह के समनर्स होते हैं, एक तो अच्छे समनर्स और दूसरे बुरे समनर्स। इन दोनों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब जैसे 2 तरह के समनर्स होते हैं, उसी तरह स्पिरिट्स भी 2 तरह की होती हैं। पहली गार्जियन स्पिरिट और दूसरी एविल स्पिरिट। ये प्लांट और उसकी मालकिन इस सिटी की गार्जियन है और अब आजी ने भी उनके टेस्ट को पास कर लिया है, तो अब वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकता है। पर तभी उसकी मालकिन उसका मुंह बंद कर देती है और बाहर चली जाती है। आजी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। किसी तरह हिम्मत जुटा के वो उसके बगल में जा खड़ा होता है और बोलता है कि वो जानता था कि इस दुनिया को सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही बचा सकता है। अचानक वो लड़की उसे अपना नाम हाना बताती है और कहती है कि वो उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानती है, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी उसके लिए अनजान है। वो आजी को ब्लैक रोज देते हुए बोलती है कि वो उन दोनों के ऊपर 24 घंटे नजर रखेगी। आजी उसके ब्लैक रोज को ले लेता है। उसी वक्त डोरा और प्लांट स्पिरिट भी आ जाती है। उन्हें लगा कि हाना आजी को डेट के लिए पूछ रही है, जिस पर वो भी सिर झुका के वहाँ से चली जाती है। लेकिन आजी ब्लैक रोज का मतलब अच्छे से जानता था। किसी को ब्लैक रोज देने का मतलब होता है कि तुम शैतान हो और सिर्फ मेरे हो। अब इसके बाद हमें एक जलता हुआ गांव दिखाया जाता है। उन दहकती आग की लपटों से शायद एक आदमी बच गया था। तभी एक हाफ कैट उसे वापस आने को कहती है। वो उसका भाई था, लेकिन अचानक कुछ शख्स के शरीर पर काला रंग फैलने लगता है और वो कई काले कौवों में बंटकर फैल जाता है। ये उस हाफ बिल्ली का सपना था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में किसी ऊंची बिल्डिंग के टेरिस पर कई बिल्लियों के साथ थी। उसके पास एक ऐसी भी बिल्ली थी जो आजी की बिल्ली जैसी दिखती थी। उसके साथ वो बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। इस वक्त आजी अपने स्कूल में था। तभी अचानक एक जिराफ की गर्दन स्कूल की खिड़की से क्लास के अंदर आ जाती है। इतना काफी नहीं था कि कई सारे कोआलास भी क्लास के अंदर आ जाते हैं और पूरी क्लास में उथल पुथल मचा देते हैं। उन्होंने टीचर को भी दबोच लिया था। जानवर सिर्फ क्लास के अंदर ही नहीं, पूरे कैंपस में फैल चुके थे। आजी डोरा को लेके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर एग्जिट पर जाइंट पांडा बैठा हुआ था। आजी वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर डोरा को पांडा बिल्कुल पसंद नहीं। जानवर स्कूल के बाहर भी बड़ी तादाद में फैल चुके थे। इन सबके पीछे उसी हाफ कैट का हाथ था। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी, इसीलिए सभी बच्चों को स्कूल के जिम में एग्जीक्यूट किया जा रहा था। पर डोरा आजी को दूसरी तरफ ले जाने लगती है। हम देखते हैं कि हालत तो शहर की भी खराब है। जानवर यहाँ भी फैल चुके हैं। न्यूज के जरिए हमें पता चलता है कि ये जू से भागे हुए जानवर हैं, जो अब पूरे शहर में फैल चुके हैं। इसीलिए सभी लोगों को पास के एग्जीक्यूट सेंटर जाने को कहा जा रहा है। तभी एक कौवे की वजह से न्यूज टेलीकास्ट भी रुक जाता है। तभी आजी की नजर उस हाफ कैट पर जाती है। वो इंसानों को जानवरों की ताकत दिखाकर इस सिटी पर कब्जा करना चाहती है। तभी आजी उसे धक्का दे देता है। असल में आजी उसे उन जानवरों से बचा रहा था जो उसके पीछे खड़े थे। अब आजी उस पे चिल्ला भी रहा था, क्योंकि अभी अभी वो जानवरों का खाना बनने वाली थी। ये सुन उस कैट के साथ सभी जानवर भी कंफ्यूज हो गए थे। हाफ कैट को आजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी आजी की नजर उसकी बिल्ली पर जाती है, जिसको वो वही आवारा बिल्ली समझकर अपने घर ले जा रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन वो आजी के मुंह पे पंजा मार देती है और उस हाफ कैट के पास वापस चली जाती है। आजी भी हैरान था, क्योंकि ये लड़की उसका नाम जानती थी। डोरा उसे केयरफुल होने को कहती है, क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं लग रही। हाना और उसका प्लांट स्पिरिट यहाँ पहुँच चुका था।
और इतना तो ये लोग समझ ही गए थे कि इस लड़की की पावर्स जानवरों को समन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था, अगर समनर के अंदर क्षमता है तो वो किसी भी चीज को समन कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो आत्मा ही हो। वैसे इस बात से नकारा नहीं जा सकता आज जो उनकी विरोधी है वो थोड़ी तो दिलचस्प है, जिसके लिए उन्हें सोचना पड़ रहा है कि इसे निपटाया कैसे जाए। हाना उसे अपना मुंह बंद कर जल्दी लड़ाई को खत्म करने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं और प्लांट स्पिरिट उन पर अंधाधुंध बुलेट तीर से हमला कर देता है, जिस वजह से पूरी जगह कंक्रीट की धूल से घिर चुकी थी। हाना इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी ब्लैक रोज की पावर से उन सबको बेल से बांधकर पेड़ पे लटका देती है। लेकिन उस हाफ कैट ने अपने आप को बचा लिया था। जैसा बर्ताव उसके जानवरों के साथ किया जा रहा है उस पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर प्लांट स्पिरिट उसको चिढ़ाते हुए अपनी मैडम की वाहवाही करने लगता है, जिस पर हाफ कैट उसे डांट देती है। प्लांट स्पिरिट चिढ़ जाता है क्योंकि उसने जानवरों को पिंजरे से बाहर निकालकर इंसानों की जान को जो खतरे में डाला है वो बेशक माफी के काबिल नहीं है। पर हाफ कैट का कहना था कि ये जगह तो हमेशा से जानवरों की थी, इंसानों ने ही आकर यहाँ पे कब्जा कर लिया है, यानी जिसको पिंजरे के अंदर होना चाहिए वो इंसान है। प्लांट स्पिरिट उसे अपना मुंह बंद कर उसकी स्पिरिट को उनके हवाले करने को कहता है, लेकिन हाफ कैट उल्टा उन्हें आखिरी मौका देती है उसके साथियों को छोड़ने का, और उसकी बात न मानने पर वो हाना पर तेजी से हमला कर देती है। हाना ने उसके हमले को रोक तो दिया था, पर हाफ कैट अपने हाथ को टाइगर के पंजे में भी बदल सकती थी, जिसका यूज वो भरपूर तरीके से करना जानती थी। अब तो हाना को भी उससे लड़ने में परेशानी हो रही थी। उनकी लड़ाई को देखकर डोरा भी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन आजी को इनके बीच में ना कर इनकी लड़ाई का नतीजा देखना था। हाफ कैट वाकई में बहुत तेज थी, उसने हाना के गाल पर एक निशान भी मार दिया था, यहाँ तक कि उसके तेज हमलों से बचने के लिए उसे शील्ड का यूज करना पड़ा, जिस वजह से हाना को थोड़ा मौका मिल जाता है। वो अपनी बेल से हाफ कैट को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा जल्दी खुश हो गई थी। हाना उसके पैर को जकड़ के उसको बिल्डिंग पे घिस देती है, पर हैरानी की बात थी कि इसके बाद भी उसे शायद ही चोट आई थी। वो तेजी से हाना की तरफ बढ़ती है, हाना भी उस पर उसी रफ्तार से हमला करती है, लेकिन हाफ कैट उसकी ईगर आई से हर एक हमले को देख पा रही थी, जिसके बाद वो तेंदुए की रफ्तार से हाना के हर एक हमले को डॉज कर बिल्डिंग से बिल्डिंग उछलते हुए अपनी पूरी बॉडी को बड़े भालू में कन्वर्ट कर लेती है और हाना के ऊपर कूद जाती है। पर मौके पर हाना ने अपने आप को बचा लिया था और आजी और डोरा इनकी लड़ाई को पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे थे। ब्लैक कैट हाना पर पूरा कंक्रीट का रोड फेंक के मारती है, जिसको हाना भी बड़ी मुश्किल से रोक पाई थी। अब हाना भी अपने जाइंट ट्री को समन कर लेती है। उसने हाफ कैट के फेंके पत्थरों को अपना हथियार बना लिया था, जिसको वो उसके ऊपर दे मारता है। वो दोनों ही विशालकाय थे और एक दूसरे पे भारी थे, और यहाँ ये दोनों इनकी लड़ाई पे कमेंट्री दे रहे हैं। अब हाना अपने प्लांट स्पिरिट को अपने जाइंट ट्री से मर्ज कर देती है, जिसके बाद उसके 4 हाथ हो चुके थे। उन 2 नए हाथों से वो उसका कीमा बना देती है, जिसके बाद वो भालू आजी और डोरा के ऊपर ही गिरने वाला था, पर वो जाइंट ट्री अपने 4 हाथों से उस भालू को पूरी तरह पिस देता है, जिसके बाद वो कई टुकड़ों में फट गया था। डोरा को यकीन हो गया था कि लड़ाई का नतीजा हाना की तरफ जा चुका था, पर सबकी सोच से परे वो टुकड़े शिकारी लोमड़ी में तब्दील हो जाते हैं। जब एक हाथी का सामना एक छोटी चींटी से होता है और अगर वो छोटी चींटी उसके सूंड में घुस जाती है, फिर जो हाल उस हाथी का होता है वही यहाँ इस जाइंट ट्री के साथ हो रहा था। उसके शरीर पर जितने जख्म आते उनका असर हाना के शरीर पर भी दिख रहा था। वो जाइंट ट्री के हाथों को स्पाइक्स में कन्वर्ट करके उन्हें दूर कर देती है और अपने शरीर को ब्लेड की तरह घुमा के सभी लोमड़ियों को खत्म कर देती है। इस लड़ाई को आजी और डोरा दूर से देख रहे थे। तभी आजी की नजर उस हाफ कैट की बिल्ली पर जाती है, जो कोई कारणवश बहुत घायल थी, साथ ही वो बहुत गुस्से में थी। हाफ कैट ने अब अपने रूप को एक स्नेक में बदल लिया था, जो जाइंट ट्री को जकड़ लेता है। वो जाइंट ट्री के एक हाथ को उखाड़ देती है, जिसके बाद वो उसे दूर फेंक देता है। इस लड़ाई में हाना बहुत घायल हो चुकी थी। आजी समझ चुका था कि अगर उसने इस लड़ाई को यहाँ नहीं रोका तो ये दोनों ही अपनी जान से जाएंगे। आजी डोरा से एक ऐसा हथियार मांगता है जो खतरनाक ना हो। डोरा एक ऐसा हथियार ढूंढने लगती है, पर उनपे इतना वक्त था ही नहीं। वो दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आजी डोरा को लेके उन दोनों के बीच में ही कूद जाता है। डोरा उसी मोमेंट पे सोइल शेकल का यूज करके दोनों को रोक देती है। अब हाफ कैट भी अपने रियल फॉर्म में आ चुकी थी। आजी का कहना था कि अब इस बिन मतलब की लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजी ने समनर को पहले ही ढूंढ लिया है और वो और कोई नहीं वही बिल्ली है।
और ये आजी की वही आवारा बिल्ली थी। इसके बाद हाफ कैट उस बिल्ली के अंदर समा जाती है। तो असल में अब तक हम जिस हाफ कैट को समनर समझ रहे थे वो असल में बुलाई गई आत्मा यानी समनिंग स्पिरिट थी। और असल में जो समनर है वो ये बिल्ली है, जिसका हिंट हमें रिचुअल के वक्त भी मिल गया था। आजी म्याओ की चोट को देख परेशान होने लगता है और इस वक्त उसे जानना भी नहीं था कि आखिर म्याओ ने ये सब किया ही क्यों था। वो इंसानी भाषा में कुछ बोलने वाली थी, लेकिन आजी उसे चुप कर देता है और उसके शरीर पर पट्टी लगाने लगता है। इससे म्याओ को वो दिन याद आ गया था जब आजी और उसकी पहली मुलाकात हुई थी। उस दिन आजी टहलते हुए उसके पास पहुंचा था जब वो घायल थी। आजी उसकी मदद करने का फैसला करता है, जिसके बाद वो जबरदस्ती उसके शरीर की मरहम पट्टी करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर म्याओ उसे काट लेती है। पर फिर भी आजी ने उसकी मरहम पट्टी पूरी कर दी थी। अब जैसे वो गुस्सा हो रही थी, आजी को यकीन हो गया था कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो म्याओ कहती है। तो आजी ने भी उसका नाम म्याओ ही रख दिया था। खैर, अब डोरा हाना से कहती है कि आजी समनर को जानता है, इसीलिए वो उसके साथ ही रहेगी। पर इस बात के प्लांट स्पिरिट बिल्कुल खिलाफ था। वो म्याओ को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर तब तक के लिए तो आजी मना कर देता है जब तक म्याओ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, और उसके बाद वो उसे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। प्लांट स्पिरिट गुस्सा हो जाता है तो डोरा भी उस पर अपना चाकू तान देती है और कहती है कि तुम लोग पहले से ही जख्मी हो और उसे उन्हें मारना पसंद नहीं जो पहले से ही कमजोर है। तो हाना भी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आजी को इसका बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उसने गलत दोस्त और गलत दुश्मन चुन लिए हैं। प्लांट स्पिरिट भी दुखी होकर हाना के पीछे पीछे चला जाता है। अब रात तक शहर में फैले जानवरों को काबू कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें वापस जू भेज दिया जाता है। लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये किया किसने था। इधर हम आजी को देखते हैं जो म्याओ को सहला रहा था। ऐसा करने से कैट स्पिरिट को भी कुछ कुछ हो रहा था। अब कहानी को आगे खींचने से पहले जहाँ तक मुझे समनर्स और समनिंग स्पिरिट के बारे में समझ आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कैट स्पिरिट म्याओ के अंदर रहती है तब म्याओ का पूरा कंट्रोल कैट स्पिरिट ले लेती है। शायद इसीलिए कैट स्पिरिट आजी को पहचानती थी और म्याओ आजी को पहचानती ही नहीं थी। और जिस वक्त आजी ने म्याओ की मदद की थी उस वक्त असल में वो कैट स्पिरिट थी, और कैट स्पिरिट के बिना म्याओ एक आम बिल्ली है जिसके पास चीजों को समझने की समझ नहीं है। हालांकि वो एक समनर ही है और कैट स्पिरिट की मालकिन। पर आजी ने जिसकी मदद की थी वो कैट स्पिरिट है, इसीलिए अब हम कैट स्पिरिट को म्याओ कहकर बुलाएंगे। ठीक है, समझ गया। अब कहानी में आगे आजी ये देख हैरान था कि एनिमल्स भी समनर हो सकते हैं। तो म्याओ से बताती है कि जानवर भी समनर हो सकते हैं। यहाँ तक कि उसने अपने वक्त में एक मेमथ, टर्टल और एक बदबूदार जानवर को भी समनर बनते देखा था। हालांकि वो सब उसके भाई जितने कूल नहीं थे। तभी कैट स्पिरिट उदास हो जाती है। वो उन्हें अपने भाई की कहानी बताती है। उसके भाई के जाने के बाद उसने किसी तरह उसका पीछा किया और यहाँ इस शहर तक पहुँच आई, लेकिन उसकी चोट के कारण उसने कुछ वक्त तक अपनी समनिंग पावर्स को खो दिया था। उस वक्त आजी ने उसे बचाया था और म्याओ ने आज जो किया है वो इसीलिए किया क्योंकि उसका भाई उसे इग्नोर कर रहा था, जिस कारण वो उसे ढूंढ भी नहीं पा रही थी। तो ये सब करने का उसका मकसद था कि उसका भाई उस पर ध्यान दे। जो भी हो, पर ये कहना गलत नहीं था कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसका अब उसे पछतावा भी हो रहा है। आजी कहता है कि उसके भाई को ढूंढने में वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले आजी को उसे पूरी तरह ठीक करना होगा। इधर आजी के घर से बाहर हम एक कौवे को देखते हैं। असल में यहाँ एक कौवे नहीं, कई सारे कौवे थे जिनको म्याओ के भाई ने समन किया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि म्याओ और डोरा सुबह सुबह गेम खेल रहे थे, तभी उनके घर की बेल बज जाती है। आजी गेट खोलकर देखता है तो बाहर बहुत सारे बाउंसर्स खड़े थे जो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो यहाँ अपने मास्टर के ऑर्डर पे आजी और बाकी सबको लेने आए थे। इनको असल में हाना ने भेजा है और वो यहाँ आजी को डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। आजी की देख के ही फट चुकी थी। वो बहाना बनाने लगता है, लेकिन हथियार की नोक पर उन्हें जबरदस्ती लेकर जाया जाता है और जिसमें उन्हें लेकर जाया जा रहा था वो हेलीकॉप्टर भी हाईटेक था। उनकी मंजिल भी एक बहुत बड़ा मेंशन था जहां हाना और उसका प्लांट स्पिरिट उनका इंतजार कर रहे थे। वैसे अब तक इन दोनों के बीच का मामला सुलझा नहीं है। हाना उन्हें उनके साथ आने को कहती है क्योंकि उनके मास्टर अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि मेंशन में हर एक काम के लिए स्पिरिट मौजूद थी। निगरानी रखनी हो या सुरक्षा रखनी हो, पौधों को काटना हो या उनमें पानी देना हो, हर एक काम यहाँ स्पिरिट ही करती है। अब यहाँ पे इतनी सारी स्पिरिट थी तो एक बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ कितने समनर्स मौजूद हैं। पर हैरानी की बात थी कि इन सभी स्पिरिट्स को सिर्फ एक ने ही समन किया था। यहाँ हम म्याओ के भाई के कौवे को भी देखते हैं। खैर, मेंशन अंदर से बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था।
और जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी वो वॉचर्स की लीडर की विशालकाय मूर्ति थी। हाना का परिवार इन्हें भगवान की तरह पूजता है। अब ऊपर जाते वक्त आजी को लगता है कि कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा है। वो आवाज मूर्ति से आ रही थी। अचानक आजी एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ एक खूबसूरत लड़की उसका नाम पुकार रही थी। आजी उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी डोरा उसके सिर पर हाथ लगा देती है, जिससे वो होश में आ गया था। प्लांट स्पिरिट आजी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, दिन में सपने मत देखा करो बच्चे। डोरा को भी उस पे हंसी आ रही थी। खैर, वो लोग मास्टर के कमरे तक पहुंच चुके थे। उनका नाम हार्लेन था। वो आजी का स्वागत करते हुए उससे माफी मांगता है कि वो उन्हें खुद लेने नहीं आ पाया। वैसे हार्लेन ब्लैक रोज फैमिली का हेड है। साथ ही वो छोटे से लेके बड़े हर एक बिजनेस को खुद संभालता है। पर उसकी प्यारी पोती भी है जो इसमें उनकी मदद करती है। वो यहाँ हाना की बात कर रहे हैं। डोरा उनकी उम्र देख उन्हें हल्के में ले रही थी, पर उनके हाथ के हल्के प्रेशर से ही वो लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। आज ही उनके ताकतवर ओरा को महसूस कर पा रहा था। वैसे इन्हें यहाँ बेवजह नहीं बुलाया गया है। वो उन्हें बताते हैं कि हर एक चीज में स्पिरिट होती है और लेजेंड्स का मानना है कि इन सबका अस्तित्व एक क्रिस्टल की वजह से है। इंसानी समनर्स के बीच की लड़ाई बहुत वक्त से चलती आ रही है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में समनर्स दो हिस्सों में बट गए थे। एक के पास कुदरत की ताकत थी, वो लोग धरती की रक्षा किया करते थे, उन्हें वॉचर्स कहा जाता था। तो दूसरी तरफ ऐसे समनर्स थे जो दूसरों की समनिंग पावर्स को छीन लेते थे, उन्हें खत्म करके वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए पूरी धरती पर कब्जा करना चाहते थे। इन समनर्स को डिस्ट्रॉयर्स कहा जाने लगा। ये समनर तय करता है कि उसे क्या बनना है, एक वॉचर या फिर एक डिस्ट्रॉयर। किस्मत से उन्हें आजी पहले मिल गया था। वो आजी से पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है, वॉचर या फिर एक डिस्ट्रॉयर। डोरा कहती है कि उसे अवेंजर बनना है और म्याओ जस्टिस लीग ज्वाइन करना चाहती थी। आजी उन दोनों को चुप कर देता है और हार्लिन से कहता है कि उसकी माँ कहा करती थी कि कभी माफियाओं का साथ मत देना, और बुजुर्गों ने भी कहा है कि वायलेंस का कभी कोई फ्यूचर नहीं होता। उसकी बातों पर म्याओ और डोरा को हंसी आ रही थी। हार्लिन आजी से पूछता है, क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा था? क्योंकि जहाँ तक वो जानता है, आजी जब 5 साल का था तभी उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। वो अचानक ही कहीं गायब हो गए थे। तब आजी किसी और के साथ रहने लगा जब तक वो खुद अपना ख्याल रखने के लायक ना हो गया। आजी एक जीनियस स्टूडेंट है, साथ ही वो 2 पार्ट टाइम जॉब करता है। साथ ही आजी ने अपने सुनहरे बालों को डाई करके छिपाया हुआ है। आजी अपनी जिंदगी ऐसे जीता है जैसे उसकी कोई ख्वाहिशें ही नहीं है। वो दुनिया से कुछ नहीं चाहता, लेकिन आजी भी अंदर से अकेला महसूस करता है। आजी ये सब सुन हैरान हो गया था। अगर हार्लेन की बातें थोड़ी भी सच्ची हैं, तो आज भी आजी के वॉलेट में उसके पेरेंट्स की फोटो होगी। अब तक जो भी आजी के साथ हुआ, उसे लगा कि ये सब एक इत्तेफाक है, पर अचानक एक देवी का जागना और सिर्फ रामिन से उसे समन कर लेना, सच में क्या ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? ना आजी डोरा के बारे में जानता है और ना ही अपने पेरेंट्स के बारे में, पर शायद ये दोनों ही बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तभी डोरा उसके लिए ताली बजाती है और कहती है कि बुढ़ापे में भी वो कमाल का एक्टर है। लेकिन अगर उसकी बात में थोड़ी भी सच्चाई है, तो जिस फोटो के बारे में हार्लिन ने बात की थी, वो आजी के वॉलेट में मौजूद होनी चाहिए। डोरा ने आजी का वॉलेट चुरा लिया था, जिसको अब वो खकोरने लगती है, और उसमें सच में एक फोटो मौजूद थी। ये आजी की फैमिली फोटो थी और उस वक्त उसके बाल सच में सुनहरे थे। लेकिन इस फोटो में आजी के फादर का चेहरा पूरा फटा हुआ था। वैसे हार्लिन म्याओ और उसके मकसद के बारे में भी जानते थे। म्याओ का भाई अब एक क्रिमिनल बन चुका है जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, यानी कि वो एक डिस्ट्रॉयर बन चुका है। हाना हार्लिन से कहती है कि उन्होंने इन्हें कुछ ज्यादा ही बता दिया, क्योंकि ये तीनों ही कोई न कोई बात से हैरान बैठे हुए थे। हार्लिन उनसे माफी मांगता है और कहता है कि वो लोग कुछ दिन उसके मेंशन में ही ठहर सकते हैं, और अभी तो बातें करने के लिए उन पे बहुत वक्त है, खासकर समनर्स के पास्ट के बारे में, आजी के बैकग्राउंड के बारे में, और वो सब जो आजी को अब जानना जरूरी है। पर डोरा उन्हें याद दिलाती है कि आजी का तो कल स्कूल है, जिस पर हार्लिन हंस देता है, क्योंकि आजी के स्कूल का प्रिंसिपल ही वही है। अब खाना आते ही डोरा और प्लांट स्पिरिट उस पर टूट पड़ते हैं। हार्लिन को जैसा डोरा के बारे में बताया गया था, असलियत में भी वो वैसी ही थी, लेकिन इसके बावजूद वो डोरा का एलिमेंट पता नहीं कर पाए। असल में डोरा बाकियों से थोड़ी खास है। तो डोरा अपनी नाक ऊंची करके बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अपने पर्सनल केयर पर बहुत ध्यान देती है। वैसे हार्लिन के कानों तक ये भी खबर पहुंची है कि डोरा अपने रियल फॉर्म में बहुत ही सेक्सी लगती है। अगर मौका मिले तो वो भी उसका वो रूप देखना चाहेंगे, जिस पर डोरा भी मना नहीं कर पाती,
क्योंकि बुढ़ापे में भी हार्लिन कुछ कम हैंडसम नहीं है। अचानक हार्लिन को किसी चीज का एहसास हो रहा था। कोई बड़ी चीज उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। हार्लिन उस पर जोरदार पंच मारता है, जिसके प्रेशर से कैसल के 3 शीशे तो टूट गए थे, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक डिस्ट्रॉयर था जिसका शरीर पत्थर से बना हुआ था। ब्लड मून, कौवों और स्पिरिचुअल पावर में छेड़छाड़ होने से हार्लिन को पहले ही एहसास हो चुका था कि उन पे नजर रखी जा रही है। हार्लिन उससे बोलता है कि हमारी पिछली लड़ाई में जो मैंने तुम्हारा हाल किया था, उसके बावजूद तुम मेरे घर की दहलीज तक आ गए। क्या इस बीच तुमने कुछ नए तरीके सीख लिए हैं? खैर, आज रात मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि अगली रात का चांद तुम्हारे नसीब में ना हो। जिसके बाद फायर पंच से वो उसके ऊपर हमला करते हैं। दोनों के पंच के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर बड़ा धमाका हो गया था। डिस्ट्रॉयर फिर से उन पर हमला करता है, पर वो उसके हमले को डॉज कर उसके हाथ को जमा देते हैं और इलेक्ट्रिक पंच से उस पर हमला करते हैं। किसी तरह वो उस वार को सहकर अपनी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकालता है, जिससे मेंशन की छत पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। लेकिन हार्लिन ने किसी को कुछ होने नहीं दिया था। अब ये जगह किसी के लिए सेफ नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से जल्द निकलने को कहते हैं। उन्होंने हाना को आजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। अब रॉक और हार्लिन के एक और टकराव से वो पांचों मेंशन से नीचे गिर जाते हैं। हाना यहाँ अपनी पावर का यूज करती है, जिससे थोड़ी बहुत सेफली लैंडिंग उनकी हो चुकी थी। हाना सामने ये देख हैरान हो चुकी थी कि उनका पूरा मेंशन तबाह हो चुका है। जो स्पिरिट बची हुई थी वो अपनी मालकिन को यहाँ से भागने को कह रही थी। तभी एक लड़की की एंट्री वहाँ होती है, जो अंधाधुंध चारों तरफ फायर करने लगती है। उसने बचे तीनों स्पिरिट्स को मार दिया था। गुस्से में हाना अपनी प्लांट स्पिरिट से उस पर हमला कर देती है, जिनको वो इजीली डॉज कर हाना पर बुलेट से हमला करती है, जिससे हाना बहुत करीब से बची थी। संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि वो उनके ऊपर बॉम्ब फोड़ देती है, पर हाना के कदम अब तक डगमगाए नहीं थे। इस बीच म्याओ भी देखती है कि उसका भाई भी यहाँ मौजूद है। जितनी भी गार्ड स्पिरिट बची हुई थी वो उन्हें एक झटके में खत्म कर देता है। आखिरी बची फायर स्पिरिट को भी दबोचकर वो उसके अस्तित्व को अपने हाथ से ही मिटा देता है। म्याओ अपने भाई का ये रूप देख हैरान थी। वो ज्यादा कुछ सोचे बिना म्याओ के ऊपर भी हमला कर देता है, जिससे वो गायब हो चुकी थी। गुस्से से भरा हुआ आजी उस पर एक बड़े से खंजर से हमला करने जाता है, लेकिन कोई चीज उसे रोक लेती है। आजी वापस फिर से उसी दुनिया में जा चुका था, लेकिन इस बार वो 5 साल का हो गया था। वहाँ उसके साथ उसकी माँ मौजूद थी, लेकिन कब ये सपना डरावना हो गया। उसकी माँ इतनी ज्यादा अचानक कैसे बदल गई, आजी को इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यहाँ डोरा आजी को उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी और इधर हार्लिन ने रॉक का बुरा हाल कर दिया था। वो उसे बुरी तरह पीट कर वापस नीचे फेंक के मारते हैं और बोलते हैं कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो उसे अपने बॉस को उसके सामने लाना होगा, जो यहीं कहीं मौजूद है। हाना भी इस लड़ाई को जल्द खत्म करना चाहती थी। वो एविल समनर के पीछे जाइंट ट्री को समन कर लेती है, पर वक्त रहते उसने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन यहाँ अब हाना उनके जाल में फंस चुकी थी। हम देखते हैं कि जाइंट ट्री की शैडो पर किसी ने कब्जा कर लिया है, जो पूरे जाइंट ट्री को एक बार में ही खत्म कर देता है। इस कारण हाना भी पूरी तरह घायल हो चुकी थी। प्लांट स्पिरिट भी वापस अपनी फॉर्म में आ चुका था। हम देखते हैं कि इन सबके बीच एक ऐसी भी एविल समनर है जो किसी की शैडो में अपने आप को छिपा सकती है। वो हाना की शैडो से निकलकर उसकी गर्दन पर चाकू तान देती है। उसने हाना की गर्दन को काट दिया था। ये देख प्लांट स्पिरिट बौखला जाता है, जिस कारण हार्लिन का ध्यान भी उन पर चला गया था। वो अपनी समनिंग पावर से हाना को हील करने लगता है। ऐसा करने से हाना का ब्लड फ्लो होना बंद हो रहा था। तभी रॉक हार्लिन पे पीछे से हमला करता है, जिसको हार्लिन एक हाथ से ही रोक लेता है, पर ये करना उसके लिए आसान नहीं था। वो अपनी आइस पावर का यूज करके रॉक को दीवार में जमा देता है। उसी मोमेंट पर मियाओ का भाई हार्लिन पर पीछे से स्लैश से हमला करता है, जिससे हार्लिन बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। फिर वो लड़की हार्लिन के सिर पे अपनी बंदूक तान देती है और हार्लिन के सिर में बड़ा छेद कर देती है। अपने आखिरी वक्त में हार्लिन हाना को याद कर रहा था। अपनी पोती की चाह उसे मरने नहीं देती। हार्लिन के शरीर की सारी समनिंग पावर बाहर आने लगती है। वो अनडेड मॉन्स्टर बन चुका था, जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। उसकी समनिंग पावर से एक नया मॉन्स्टर जन्म लेता है। मियाओ का भाई उस पर स्लैश से हमला करता है, जिसको हार्लिन ने बिना मेहनत के रोक लिया था।
अब वो म्याओ के भाई पर थंडर से हमला करता है, जिसकी चपेट में वो आ भी गया था। ये हमला वाकई बहुत ताकतवर था, पर क्या मालूम किस तरह उसने अपने आप को बचाया ही नहीं। वो हल्का बहुत भी घायल नहीं हुआ था। हार्लेन बेकाबू हो चुका था। जाहिर सी बात थी कि अब कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। फिर एक ऐसा शख्स वहाँ सामने आता है जिसको देख हार्लेन को भी गुस्सा आ गया था। वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन उसने भी अपनी डेथ स्पिरिट को समन कर लिया था, जो हार्लेन की समनिंग पावर को खींचने लगती है। उसने हार्लेन की पावर का कतरा कतरा एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो हार्लेन को मरने के लिए छोड़ देता है। हार्लेन की पावर को अपना बनाने का जो उनका मकसद था वो पूरा हो चुका था। फिर भी जो यहाँ जिंदा बच गए थे वो उनकी जान को बख्श देते हैं, ये सोचकर कि भविष्य में ये उनके काम आ सकते हैं। अब उनके जाने भर की पावर से ही मैंशन का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। इसके कुछ देर बाद हमने देखा कि म्याओ जिंदा है और आजी अपनी फैमिली फोटो हाथ में लिए मायूस बैठा है। न्यूज में ब्लैक रोज कैसल के तबाह होने की खबर आ रही थी। रिपोर्टर्स का कहना था कि जाने माने हार्लेन और उनके फैमिली मेंबर्स का इस हादसे के बाद से कोई अता पता नहीं है। हना की हालत अभी भी काफी गंभीर है। डोरा का भी दिमाग खराब हो रहा था। आखिर वो लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? वो लोग उनसे पिटकर आए हैं जिनको वो लोग जानते भी नहीं थे। प्लांट स्पिरिट कहती है, मास्टर जिंदा नहीं रहे, अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन डोरा को तो बदला चाहिए था। पर जब उसने आजिन को देखा जो चिल बैठा मोबाइल चला रहा था, डोरा का तो पारा चढ़ जाता है। आजिन उसे शांत करता है और बताता है कि वो काम कर रहा है। असल में आजिन इतने वक्त से इंटरनेट पर उन डिस्ट्रॉयर्स की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेट पर उसे एक वीडियो मिली है। पिछली रात हुई वो लड़ाई इंटरनेट पर वो किसी ने स्ट्रीम की थी। ये स्ट्रीम सैटेलाइट कैमरे का यूज करके की गई थी। जब उसने अपलोडर का अकाउंट चेक किया तब आजिन को वहाँ समनर्स पर लिखे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं। उसने देखा कि अपलोडर ने एक कॉमिक भी लिखी है। कॉमिक का नाम था माओ समनर्स। हालांकि कॉमिक का आर्ट और उसकी स्टोरी एकदम कचरा था, पर उसमें समनर्स पर लिखी बातें एकदम एक्यूरेट थी। आजिन को शक है कि ये किसी समनर का ही अकाउंट है और ये समनर्स के बारे में इतना जानता है जितना वो लोग भी नहीं जानते। अगर ये समनर उनके साथ आ जाए तो शायद वो डिस्ट्रॉयर्स को भी हरा पाएंगे। लेकिन सवाल है कि ये लोग इस समनर को ढूंढेंगे कैसे? ऑनलाइन आजिन को पता चला कि आज राइटर्स का इवेंट है, जहां सभी राइटर्स अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने आने वाले हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम इसी समनर को देखते हैं जो शायद इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस को कंट्रोल कर सकती थी। जैसे उसने ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पे रोक दिया जहाँ पर वो रुकने नहीं वाली थी। उसने मशीन से फ्री का कोक निकाल दिया। नीचे आने वाले एस्केलेटर को उसने ऊपर की ओर चला दिया और ऐसे ही कई हद पार कर देने वाली चीजें जिससे वो सबकी नजर में आ सकती थी। वैसे हमें इसकी समनिंग पावर का तो अंदाजा हो गया है। वैसे ये उसी इवेंट में आई है जिसकी आजिन बात कर रहा था। मियाओ उससे अपनी तेज निगाहों से देख लेती है, पर मुलाकात से पहले उन्हें ये परखना होगा ये उनकी दोस्त है या दुश्मन। हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत उदास है क्योंकि कोई उससे बुक साइन करवाने आया ही नहीं। एक्चुअली हमें पता चलता है कि उसकी आज तक एक भी कॉपी नहीं बिकी है। तभी आजिन उसके स्टॉल पर आता है और उसकी कॉमिक्स की तारीफें करने लगता है। उसको खुश करने के लिए वो उसकी सारी कॉमिक्स खरीद लेता है, लेकिन पैसे मिल जाने के बाद ये रिवील होता है कि ये लड़की तो आजिन को पहले से ही जानती थी, बल्कि डोरा और म्याओ के भी यहाँ होने का उसे अंदेशा था। हमें पता चलता है कि ये लड़की आज से नहीं काफी पहले से इन पे नजर रखी हुई है। खैर, डोरा चाकू की नोक पर उससे सवाल करती है, चलो चलो बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, हाइट बता, वेट बोल, ब्लड ग्रुप कौन सा है। और ऐसे ही कई नॉनसेंस सवाल वो उससे पूछती है। आजी उसे मारता है और बोलता है कि ठीक सवाल तो पूछो। लेकिन वो लड़की वास्तव में डोरा के हर सवालों का जवाब देने लगती है। आजिन उससे उसकी शक्तियों के बारे में पूछता है, जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि वो गेमिंग में बहुत अच्छी है। आजी का तो दिमाग ही खराब हो गया। ये लड़की उसे एकदम बेकार लगने लगी थी। आजी की ये बात वो सीरियस ले लेती है और अब वो एक्चुअल बातें रिवील करने लगती है, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के सीक्रेट फोल्डर में कैसी वीडियोस पड़ी हैं
हाला फॉर अ रीजन आखिर क्या चीज है? सलमान खान की शादी कब होने वाली है? एक्चुअल डेट और साल कौन सा होगा? क्या ब्राउन रंग एक समनर ने ही लिखा था? और वो बताती है कि उस रात हमला 5 डिस्ट्रॉयर्स ने नहीं 7 डिस्ट्रॉयर्स ने किया था। इस डिजिटल एरा में वो कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ स्क्रॉल करके निकाल सकती है। डोरा उसका फोन लेके उससे खेलने लगती है और वो लड़की इतने खतरनाक फोन को चलाना भी सिखा रही थी। तभी अचानक उस फोन में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। उन पर एक ग्रेड का हमला हुआ था। वो उस हमले से बच तो गए थे, पर अब जो उन्हें करना है वो है जान बचाकर भागना। उन पर 4 हाईटेक रोबोट्स ने हमला किया था। हमें पता चलता है कि इस लड़की के पीछे 6 मुल्कों की मिलिट्री पड़ी हुई है और इसके काम भी ऐसे ही हैं कि पुलिस तो पीछे पड़नी ही थी। रोबोट से बचने के लिए वो लोग ब्रिज से कूद जाते हैं। हालांकि लड़की की बुलाई गई कार ने उन सबको कैच कर लिया था। वैसे इस कार को कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़की इसे गेम की तरह भी चला सकती है। खैर, इनको स्कैन करने के बाद उन्हें पता चला कि ये मैकेनिकल स्पिरिट्स हैं, जो कि डिस्ट्रॉयर फ्लेम के भेजे हुए हैं। ये स्पिरिट बिना अपने समनर के भी काम कर सकती है, बट ये लो लेवल की स्पिरिट है। इस लड़की ने उनका सिग्नल काट दिया, जिस कारण वो अब अटैक नहीं कर पाएंगी। तभी उन पर और जोरदार हमला होने लगता है, यानी कि इनको अपग्रेड कर दिया गया है। डोरा और म्याओ ने उन रोबोट्स पर हमला किया, लेकिन ये रोबोट्स काफी फुर्तीले थे। तभी वो लेडी टावर से एक रोबोट पे बिजली गिराती है, जिससे उसका सर्किट फूक जाता है। लेकिन अभी भी 3 रोबोट्स बाकी थे और वो तीनों ही काफी करीब आ चुके थे। वो तीनों ओर से एक साथ हमला करने लगते हैं। आजी ने वक्त पर शील्ड समन कर ली थी, लेकिन उनके लगातार हमलों से आजिन की शील्ड भी टूटने वाली थी। वो लड़की प्रे करने लगती है कि इनके पास कोई एक्सप्लोसिव वेपन ना हो, और तभी उन पर मिसाइलें छूटती हैं। पर निशाना वो नहीं थे। उन्होंने आगे का रास्ता ही तोड़ दिया था। क्रिस्टल विंग से डोरा सबको गिरने से तो बचा लेती है, लेकिन वजन इतना ज्यादा हो गया था कि उसकी शक्तियां काफी जल्दी खत्म हो गई। अब वो सभी मैकेनिकल रोबोट्स के ठीक निशाने पर थे। डोरा ने तो तुरंत सरेंडर कर दिया था, लेकिन तभी वो लेडी एक ट्रक को कंट्रोल कर उनमें से एक रोबो पे छोड़ देती है। आज पहली बार इतिहास में ट्रक कुन ने एनिमे कैरेक्टर की जान बचाई थी। ये रूल टूटने के कारण ट्रक कुन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन चीजें अभी तक खत्म नहीं हुई थी। एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट आना भी बाकी था। वो लड़की अपने मोबाइल को कंसोल में कन्वर्ट कर लेती है। फिर ट्रक कुन का रिनकार्नेशन होता है और एक ऑटोबॉट के रूप में उसका नया जन्म हुआ। अब ट्रक कुन की नई बॉडी पर किसी भी तरह का हमला काम ही नहीं करता। वो चुन चुन के तीनों मैकेनिकल रोबोट्स को खत्म कर देता है, लेकिन उन हमलों से ट्रक कुन के फ्यूल टैंक में होल हो गया था और मेन कैरेक्टर ना होने के कारण ट्रक कुन की डेथ हो जाती है। अब उस धमाके में उस लड़की की ड्रेस खराब हो गई और उसकी विग भी निकल गई थी। हमें पता चला कि ये तो लड़का है और ये वही लड़का था जिससे आजिन स्कूल फेस्ट में टकराया था। खैर, आजिन को फर्क नहीं पड़ता। वो उसे उनकी टीम ज्वाइन करने को कहता है। इस लड़के का नाम स्टैन है और स्टैन इनका साथ देने के लिए राजी था। इसके बाद स्टैन उन्हें अपने घर लेकर आया, जो कि चलती फिरती वाइफू वैन थी। यहाँ पे म्याओ और डोरा इनकम्फर्ट फील कर रही थी। खैर, आजिन सीधा मुद्दे की बात करता है। उसे सभी डिस्ट्रॉयर्स के बारे में जानना था। स्टैन उन्हें ये ग्राफ दिखाता है। स्टैन कुछ वक्त से सैटेलाइट का यूज कर अर्थ सरफेस पे मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी के उतार चढ़ाव पर गौर कर रहा था। ये ग्रीन डॉट वो स्पिरिट्स हैं जो अभी तक जागी नहीं हैं, और ये रेड डॉट डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि बहुत ही कम है। लेकिन ये डाटा 1 मंथ पुराना है और हाल ही के डाटा के अकॉर्डिंग ये रेड डॉट बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मतलब था कि डिस्ट्रॉयर्स सभी स्पिरिट्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्टैन हमले की रात का डाटा दिखाता है। हार्लिन कैसल में कई सारी स्पिरिट्स के होने का सिग्नल दिख रहा था, मतलब कि हमला करने का मकसद इन स्पिरिट्स को कब्जे में करना था। अब स्टैन एक और डाटा दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग शहर में कभी इतनी समनिंग नहीं हुई थी, लेकिन 17 मार्च के बाद से स्पिरिट्स पावर में उथल पुथल काफी ज्यादा होने लगी। नई स्पिरिट्स अचानक से जागने लगी और 17 मार्च के बाद से ही डिस्ट्रॉयर्स भी हरकत में आ गए।
असल में ये वही तारीख थी जब आजिन ने डोरा को समन किया था। तो क्या ये सब डोरा के कारण हो रहा है? जब भी डोरा अपनी मेमोरीज याद करने की कोशिश करती है उसका दिमाग फट जाता है। खैर, इस पजल को सॉल्व करने के लिए वो लोग और पीसेस की तलाश में हार्लेन कैसल आते हैं, जो कि उस रात के बाद से आज एक खंडर बन चुका है। स्टैन वहाँ के पूरे इलाके को स्कैन कर लेता है। उसे हार्लेन फैमिली का कैमरा स्पिरिट मिला। उसकी मेमोरी को स्कैन करके उसे रॉक स्पिरिट के बारे में पता चला। उसने कैसल पर वर्म होल का यूज करके हमला किया था। इस तरह उसने कैसल की सुरक्षा को चकमा दिया। वर्म होल को भी किसी डायमेंशनल समनर ने ही समन किया था। इसके बाद उन्हें फ्लेम के बारे में पता चलता है, जो कि एक एलिमेंटल समनर है और एक्सप्लोसिव हमले करती है। फिर म्याओ का भाई, जो कि एनिमल समनर है। अब स्टैन आजिन से पूछता है कि वो अचानक बेहोश कैसे हो गया था। आजिन एक्सप्लेन करता है कि उसे एक अच्छा सपना आया था जिसने अचानक एक डरावना रूप ले लिया था। स्टैन उन्हें 5वां डिस्ट्रॉयर दिखाता है, जो कि था गोजा, जो कि शायद इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। फिर आती है शैडो, जो कि परछाई में छिपकर हमला करती है और उसका एक हमला ही जान लेने के लिए काफी है। और आखिर में आता है इन सभी का बॉस, जिसकी पावर सिर्फ स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करना ही नहीं है, बल्कि वो किसी की सोल को उसके शरीर से बाहर भी निकाल सकता है। इनका हमला करने का मकसद हार्लेन के अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में मौजूद सभी स्पिरिट्स को कब्जे में करना था, जो अब तक जागी नहीं है। डोरा बोलती है कि अगर उस रात हना के दादा ना होते तो उसी दिन वो सब खत्म हो चुके होते। स्टैन भी डोरा की इस बात को मानता था। हार्लेन वाकई बहुत ताकतवर थे। अगर उस रात 1v7 ना हुआ होता तो शायद इतिहास हार्लेन के द्वारा ही लिखा जाता। खैर, आजिन को वहाँ एक अजीब पत्थर मिलता है। स्टैन ने उसे स्कैन किया और उसे पता चला कि ये रॉक स्पिरिट का एक टुकड़ा है जिससे हार्लेन की फाइट हुई थी। जब म्याओ ने उसे सूंघकर देखा तब उसे रेड स्पाइडर लिली फ्लावर की खुशबू आई। ये फूल पूरे शहर में सिर्फ एक ही इलाके में उगते हैं और आजिन वो जगह जानता था, दी स्टोन फॉरेस्ट, जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। स्टैन के सेंसर भी उस जगह स्पिरिचुअल एनर्जी के उथल पुथल होने के संकेत दे रहे थे, मतलब कि वहाँ उनका सामना एक ना एक डिस्ट्रॉयर से हो सकता है। लेकिन क्या दावा है कि ये कोई ट्रैप नहीं होगा? वहाँ जाना मौत को पुकारने जैसा है। डोरा बड़े प्यार से कहती है, अगर हम उसे हरा नहीं पाए तो हम भाग जाएंगे। लेकिन ये साफ था कि किसी को मौत का डर नहीं था। वो सभी एक और एडवेंचर के लिए तैयार थे। अब सफर के बीच आजिन ने सभी को अपने हाथों का बना रामेन खिलाया और इतना स्वादिष्ट रामेन खाने के बाद जब उन्होंने जाना कि आजिन ने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं, असल में उसके तो कभी दोस्त ही नहीं थे। जब आजिन 5 साल का था उसे याद है कि उसके पेरेंट्स समय समय पर घर बदलते रहते थे। कुछ समय बाद उसके पेरेंट्स अचानक गायब हो गए। आजिन को उसके रिलेटिव्स ने ही पाला था जब तक वो खुद का ख्याल रखने के काबिल ना हो गया। खैर, आजिन कहता है कि अब वो काफी अच्छी लाइफ जी रहा है। डोरा आजिन को दिलासा देती है और कहती है कि अब वो अकेला नहीं है। तभी म्याओ डोरा से उसके बारे में कुछ बताने को कहती है। डोरा बताती है कि वो 300 मिलियन ईयर से जी रही है और यही कारण है कि उसे ज्यादा अपने बारे में कुछ याद नहीं है। लेकिन जब भी वो याद करने की कोशिश करती है उसे काफी डरावने मंजर दिखाई देने लगते हैं और उसका सिर काफी जोर से दर्द करने लगता है। म्याओ कहती है कि ये तो के ड्रामा की कहानी जैसा लग रहा है। तभी स्टैन बोलता है कि डोरा एकदम सच कह रही है। जब स्टैन ने डोरा का फुल बॉडी स्कैन किया तब उसने देखा कि डोरा की मेमोरीज को सील किया हुआ है। उनके पूछे जाने पर स्टैन जवाब देता है उसे कोई अंदाजा नहीं कि इस सील को कैसे तोड़ा जा सकता है। शायद के ड्रामा की कहानी की तरह कोई इमोशन या कोई ट्रॉमा डोरा की मेमोरीज को ट्रिगर कर सकता है। डोरा कहती है कि वो कितनी अबला है, उसके दिल को कैद किया है। उसकी क्यूटनेस को देख म्याओ अपने आप को रोक नहीं पाती और डोरा से चिपकने लगती है और ये सब देख आजिन के हार्मोन्स उत्तेजित हो रहे थे। खैर, अगली सुबह तक वो लोग स्टोन फॉरेस्ट तक पहुंच चुके थे। आगे गाड़ी ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने उड़कर पूरा रास्ता तय किया। इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन स्टोन फॉरेस्ट के बीचों बीच एक खंडर गांव मौजूद था, यानी कि ऐसी जगह में भी कभी लोग रहा करते थे। पर अब वो लोग कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ? शायद ये हमें कहानी में आगे पता चल जाए। गांव के अंत में रेड लिली फ्लावर का पूरा समुद्र मौजूद था और उसके बीच एक कुटिया थी। उसी वक्त म्याओ को किसी के चलने की आवाज आई
वो सभी छिप जाते हैं। उन्होंने कुटिया से एक इंसान को निकलते देखा। वो सभी काफी हैरान हुए। स्टैन इस चेहरे को इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करता है। म्याओ को उस आदमी से कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं महसूस हो रही थी। हो सकता है कि ये बस एक आम इंसान हो। यहाँ इंटरनेट की स्पीड काफी कमजोर होने के कारण स्टैन का डिवाइस भी अब तक कुछ पता नहीं कर पाया था। डोरा का तो दिमाग ही खराब होने लगता है। वो कहती है कि हमें उसे पीट कर खुद सच पता कर लेना चाहिए, पर आजिन उसे रोक लेता है। वो आदमी वापस कुटिया के अंदर चला गया था। काफी देर तक उन्होंने उस पे नजर रखी। डोरा तो वहाँ बोर होने लगती है। वो तो जमीन पर ही फैल गई थी। अचानक जमीन से एक चूहा बाहर निकलता है। डोरा उसे देख उछल जाती है। उस आदमी को उनके यहाँ होने का पता चल गया था। वो उनको देख हाय कर रहा था। आजी डोरा को लेके उसके पास जाता है। वो आदमी बोलता है, काफी साल होगा यहाँ से किसी को गुजरता देख। आजी बताता है कि वो लोग स्टूडेंट हैं और फील्ड वर्क के काम से यहाँ आए हैं। वो आदमी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि वो बस आजी को ही देख पा रहा था। डोरा तो उसे दिखाई ही नहीं दे रही थी। डोरा खुश होकर बोलती है कि वो उसकी वजह से नहीं पकड़े गए हैं। आजी बात को संभालते हुए कहता है कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ यहाँ आया है जो कि बाहर उसका वेट कर रहे हैं। उसने यहाँ घर देखा और कुछ खाने को खरीदने आ गया। वो आदमी आजी को टी ऑफर करता है और आजिन मौका मिलने पर उसे फेंक देता है। वो आदमी आजी और उसके क्लासमेट्स के लिए काफी सारा खाना लेकर आया था। वो वाकई उनके साथ काफी काइंड हो रहा था। डोरा को तब लगने लगा था कि वो लोग गलत बंदे पे शक कर रहे हैं। वो आदमी कहता है कि वो लंबे वक्त से यहाँ अकेला रह रहा है। उसे अरसा बीत गया है किसी से बात किए हुए, इसीलिए वो आजिन को देखकर एक्साइटेड हो गया था। इसके लिए वो आजिन से माफी मांगता है। डोरा को वो इंसान काफी अच्छा लगने लगा था। अचानक वहाँ हवा तेज होने लगती है। आजी उससे पूछता है क्या ये खूबसूरत फूल उसने ही यहाँ लगाए हैं। वो कहता है कि यहाँ कुछ ज्यादा करने को है ही नहीं। आजिन ने पूछा कि उसे ये सब करने में कितना वक्त लग गया। इस पर वो उसे एक कहानी सुनाता है। काफी सालों पहले जब ये जमीन बंजर थी, किसानों ने काफी मेहनत की इस जमीन को वापस उपजाऊ बनाने में, लेकिन कोई तरीका असर नहीं करता। पर एक प्यारी मासूम दयालु दिल की लड़की थी जो सपना देखा करती थी इस जमीन को फूलों से भरने का। उसने कई साल इसमें दिए। अलग अलग बीज उसने उगाने की कोशिश की, लेकिन कोई पौधा जी नहीं पाया। उस लड़की के मरने के बाद उसने उसकी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। उसका बोलना था कि शायद स्वर्ग भी उसकी इच्छा को पूरा होता देखना चाहता था, क्योंकि उसी दिन से यहाँ फूल उगने लगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10 सालों में ये जगह रेड स्पाइडर लिली के फूलों से पूरी तरह भर गई। आजी समझ गया था कि ये तो एक मजनू की कहानी है। वो लड़की इस आदमी का पहला प्यार हुआ करती थी। यहाँ म्याओ स्टैन से पूछती है और कितना बचा है। स्टैन बताता है कि 1% और बचा है। तभी अचानक हवाएं और तेज हो जाती है। वहाँ तूफान आ रहा था। आजी उन्हें अंदर चलने को कहता है। तभी आजी देखता है कि उस आदमी को कुछ हो गया है। वो अजीब हरकत कर रहा था। फूलों को नुकसान होता देख वो घबराने लगता है और उसकी वो घबराहट पागलपन में बदल जाती है। स्टैन तुरंत खड़ा होता है और उस आदमी को तुरंत खत्म करने को कहता है। अचानक बिजली उस आदमी के ऊपर गिरती है। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। वो आदमी उनकी हेल्प मांग रहा था, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी द रॉक द डिस्ट्रॉयर में कन्वर्ट हो गया था। उसने तुरंत आजी पर हमला कर दिया। म्याओ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक बॉडी पर म्याओ के पंजे एकदम बेकार थे। जब वो म्याओ पर हमला करने जाता है, तब आजिन और डोरा एक साथ उस पे पीछे से हमला करते हैं, लेकिन उसके कठोर शरीर ने उनके वेपन्स को भी तोड़ दिया था। बेशक इस मॉन्स्टर पर मामूली हमले काम नहीं करेंगे, पर डोरा के पास उसका एक इक्का बाकी है, लेकिन उसे समन करने के लिए उसे आजिन के साथ थोड़ा वक्त चाहिए था। म्याओ अपनी रफ्तार के साथ रॉक को भटकाए रखती है। म्याओ की स्पीड के साथ म्याओ के पास एडवांटेज था, लेकिन बाय चांस रॉक ने उसे पकड़ लिया था और उसके एक ही हमले में म्याओ चित हो जाती है। इससे आगे वो लड़ने की हालत में नहीं थी, पर आजिन और डोरा को और वक्त चाहिए था। मजबूरन स्टैन को ही रॉक से लड़ना पड़ेगा। स्टैन कहता है अगर वो इस लड़ाई में मारा जाए तो सारे एनीमे, मांगा और एक्शन फिगर उसकी कब्र पे चढ़ाना।
अब स्टैन उसी के सामने उसका जो डाटा उसे मिला है उसको पढ़ने लगता है। इसका असल नाम मोडुओ है, 26 साल का आदमी जो कि अर्थ समनर है। स्टैन यहाँ होलोग्राम का यूज करके मुडाओ के हर हमले से बच रहा था। स्टैन बताता है कि मोडुओ किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है जिस कारण इसको या तो स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या फिर ये दिमागी रूप से बीमार है। मोडुओ अपना काबू खो रहा था। वो एक साथ इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि स्टैन के सारे होलोग्राम खराब हो जाते हैं। उस हमले में स्टैन भी मारा जाता अगर आजिन बीच में ना आता। आसपास की जमीन फट चुकी थी। इतने सारे कंकाल यहाँ देख आजिन समझ चुका था कि गांव वालों के साथ क्या हुआ था। मोडुओ उन पर वापस हमला करता है, लेकिन अब कोई भी हमला उन पर बेकार था क्योंकि डोरा के साथ आजिन एक नई ताकत को महसूस कर पा रहा था। डोरा आजिन के साथ अपनी मेमोरीज को शेयर कर रही थी, अपने वेपन्स, अपनी तकनीक वो आजिन के माइंड में ट्रांसफर कर रही थी। डोरा कहती है कि सोचो मत, सिर्फ हमला करो। आजिन उस पर होली स्पेयर से हमला करता है। उस अटैक से मुडाओ टूटने लगा था। आजिन की ये नई फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी थी। उसको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है और खुद अपने शरीर को लड़ने देना है। स्टैन आजिन को उसके कोर पर हमला करने को कहता है। आजिन ऐसा ही करता है। उसने एक डैगर को उसके कोर में घुसा दिया था और थॉर हैमर से उसको चित कर देता है। मुडाओ वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। स्टैन तुरंत उसके कोर को डिस्ट्रॉय करने को कहता है, लेकिन मुडाओ उन्हें ये करने से रोक रहा था। उसका कहना था कि वो अभी नहीं मर सकता और अगर उन्होंने उसे मार दिया तो कुछ ऐसा भयानक होगा जो किसी के रोके से नहीं रुकेगा। डोरा बोलती है, हम तुम्हारी कहानियों में फिर से नहीं फंसेंगे। मुडाओ कहता है कि उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला था। मुडाओ फिर से उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। उसका जन्म एक कर्ज के साथ हुआ था। उसके शरीर में एक इविल स्पिरिट का भी हिस्सा था जो हमेशा उसके शरीर पर काबू करने की कोशिश करती थी। मुडाओ के जन्म के वक्त ही उसकी माँ की मौत हो गई। तंग आकर मुडाओ के फादर ने भी सुसाइड कर लिया। पूरा गांव मुडाओ को शैतान मानता था। जब भी कोई मुडाओ को तंग करने की कोशिश करता, मुडाओ का वो शैतानी हिस्सा उस पर जानलेवा हमला कर देता था। गाँव वासियों ने मुडाओ को एक पिलर से बांध दिया। बिना खाना और पानी के मुडाओ कुछ भी खाने लगा था। तब एक लड़की को उस पे दया आ गई। उसने उसे अपने हिस्से का खाना दिया और कहा कि वो उसके लिए फिर खाना लेकर आएगी, लेकिन ये हम दोनों का ही सीक्रेट रहेगा। उस दिन के बाद से ही वो लड़की रोज वहाँ आती थी और अपने हिस्से का आधा खाना वो मुडाओ को देती थी। इस लड़की का नाम आ हुआ था। वो स्टोन विलेज में फूल उगाने का सपना देखा करती थी। 832 बार उसने कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाती। फिर भी वो हार नहीं मानती थी। उसे अपने सपने पर यकीन था। मुडाओ उससे एक बीज मांगता है। अब कहानी एक हफ्ते आगे जाती है। हमने देखा कि मुडाओ ने अपने हाथों पर एक फूल उगा लिया है। आहुआ उसे थैंक्स कहकर उससे चिपक जाती है। यही पल मुडाओ को एहसास हुआ उसके पास भी एक नायाब चीज है जिसको उसे प्रोटेक्ट करना है। ऐसे ही उन्होंने कई साल एक साथ बिता दिए। अब इन कुछ सालों में गांव में थोड़े बदलाव आने लगे। लोगों की फसलें नहीं उग रही थी। धीरे धीरे ये परेशानी गांव में भुखमरी का कारण बन गई। एक बुढ़िया का कहना था कि उनके गांव को किसी का श्राप लगा है। सबका मानना था कि ये मुडाओ की वजह से हो रहा है और अगर वो लोग मुडाओ को खत्म कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। आहुआ गांव वालों को रोकने की कोशिश करती है। सबको समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मुडाओ का कोई दोष नहीं है, लेकिन गांव वाले तो मानो एक तरह से पागल हो चुके थे। उन्होंने दोनों को ही मारना शुरू कर दिया और इसमें उस बुढ़िया के कारण आहुआ की मौत हो जाती है। ऐसे आहुआ को अपने हाथों में पड़ा देख मुडाओ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपने शरीर से कंट्रोल खो बैठा था। मुडाओ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। उसके कहर से कोई इंसान नहीं बच पाया। मुडाओ रो रहा था। उस दिन उसने वो खोया था जिसको वो हमेशा बचाना चाहता था। गांव वासियों के बहे खून से धरती वापस उपजाऊ हो गई और वहाँ रेड लिली के फूल उगने लगे। आज भी आहुआ की मौत का जिम्मेदार मुडाओ खुद को ही मानता है। वो कहता है कि उसको मौत मिलनी चाहिए। वो मरना चाहता है पर चाहकर भी वो मौत नहीं चुन सकता। अगर उसे मौत आई तो इविल स्पिरिट आजाद हो जाएगी। उसके चेस्ट पे ये जो चेन है वो कोई कौर नहीं
बल्कि एक बैरियर है जिसने इविल स्पिरिट को कैद किया हुआ है। अब इसके आगे मुडाओ कुछ बोल पाता, उसकी चेस्ट की चेन टूटने लगी थी। अचानक वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी में उथल पुथल बढ़ने लगी थी। मुडाओ की चेस्ट से काफी बड़ा स्पाइक निकलता है। हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब डिस्ट्रॉयर्स की पहली मुलाकात मुडाओ से हुई थी। एक बच्चा जो अपने घुटनों पर बैठकर अपने फूलों के लिए रो रहा था। हार्ट ने उसकी मदद की। उसके अंदर मौजूद इविल स्पिरिट को उसने चेन से बांध दिया और एक मौका दिया वापस अपनी इंसानी जिंदगी को जीने का, अपनी खुशी ढूंढने का। और इसके बदले में हार्ट बस एक चीज चाहता था कि जब उसे मुडाओ की जरूरत पड़े उसे आना होगा। ड्रीम कहता है अगर वो चेन टूटी तो असली शैतान आजाद हो जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ मुडाओ अपने अब तक के सबसे भयानक रूप में था। स्टैन बताता है कि मुडाओ की धड़कनें रुक गई हैं, मुडाओ की मौत हो गई है। मतलब कि अब मुडाओ के शरीर पर पूरा कब्जा इविल स्पिरिट का था। उसके दहाड़ने से धरती से स्पाइक बाहर आने लगते हैं। उन सभी ने एक साथ हमला कर उसे हराने की कोशिश की, लेकिन उसके सख्त शरीर पर हमला सिर्फ खरोच जैसा था। मियाओ और स्टैन तो उसके हमले से बच भी नहीं पाते। अब सिर्फ आजी और डोरा बचे थे। एक बार फिर आजी थॉर हैमर से उस पर हमला करता है, पर थॉर हैमर भी उसके आगे टूट गया था। आजी ने अपने आप को संभाला और एक साथ कई सारे हमले किए और सिल्वर लेंस को उसके माथे से पार कर दिया। उनको लगा था कि उनकी जीत हो गई है, पर तभी वो स्पिरिट उस भाले को अपने माथे से बाहर निकाल देता है। उसके शरीर को उस हमले से भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस दानव का कवच इतना मजबूत है कि शायद एक हमले में ही अगर पूरी ताकत लगा दी जाए तो हो सकता है कि वो इसे हरा पाए। इसके लिए आजी को डोरा की और ताकत चाहिए थी। आजी ने डोरा की समनिंग पावर से बहुत बड़ी स्वॉर्ड को समन किया, लेकिन नतीजा वो स्वॉर्ड भी उसके आगे टूट गई। उसके एक पंच में ही आजी बेहोश हो जाता है। डोरा उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। हम देखते हैं कि आजी किसी अल्टरनेट वर्ल्ड में पहुंच गया है। उसके आगे एक क्रिस्टल था जो कई चेनों से बंधा हुआ था। इधर वो मॉन्स्टर आजी पर लगातार मुक्के मारे जा रहा था, पर डोरा हर बार शील्ड लगाकर आजी को बचा रही थी। डोरा भी उसके सामने बेबस थी। इसके बावजूद वो आजी के आगे उसे बचाने के लिए खड़ी थी। उस दानव की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अभी भी उस शरीर में मुडाओ का कोई छोटा हिस्सा बचा था जो डोरा के अंदर आहुआ को देख पा रहा था। खैर, उसने दोनों पर काफी ताकतवर पंच मारा। यहाँ इस दूसरी दुनिया में जैसे ही आजी ने उस क्रिस्टल को छुआ, डोरा अचानक उस क्रिस्टल में तब्दील हो जाती है। अचानक वहाँ तलवारों की बारिश होने लगती है। हमने डोरा का एक नया ही रूप देखा, डरावना रूप देखा। डोरा ने बहुत बड़ी स्वॉर्ड को समन किया, जिसके नीचे आकर उस दानव का अंत हो गया था। उस दिन सबने डोरा का असली गॉडेस रूप देखा। खैर, अब जब आजी को होश आया, उसने डोरा को उसके लिए रोते हुए देखा। स्टैन और डोरा भी चलने फिरने तक की हालत तक बच चुके थे, पर वो लोग मुडाओ को नहीं बचा पाए। वैसे अब इस घटना के बाद उन्हें किसी डिस्ट्रॉयर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब डिस्ट्रॉयर्स उन्हें ढूंढेंगे। उनके जाने के बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स वहां आते हैं। मुडाओ को ऐसी हालत में देख वो सभी काफी हैरान हुए। हार्ट मुडाओ की मेमोरीज में झांकता है और वो सब देख लेता है जो भी यहाँ हुआ था। यहाँ दूसरी तरफ आजी का अब तक खून बह रहा था। डोरा उसके जख्मों को हील करने की कोशिश कर रही थी। मियाओ की भी हालत खराब थी। डर था तो बस इस बात का कि ऐसे मौके पर डिस्ट्रॉयर्स उन्हें ढूंढ ना ले। और तभी स्टैन का अलार्म बजने लगता है। काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी उनके आसपास डिटेक्ट हो रही थी। अचानक वैन के आगे एक पोर्टल से शैडो बाहर निकलती है। उसने वैन के 2 हिस्से कर दिए थे। क्रो भी उन पे अंधाधुन हमले करने लगता है। फ्लेम स्टैन और म्याओ को मार देती है। जमीन पर बेबस पड़ा आजी ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। हार्ट बोलता है बस हो गया। वो लोग स्पेस कटर से आजी के भी कई हिस्से कर देते हैं। अब जब आजी ने आंखें खोली तो वो स्पेस और टाइम के बीच फंसा हुआ था। अचानक एक आदमी उसके सामने आता है और वो आजी को बताता है कि जिस टाइमलाइन से वो है वहाँ उसकी मौत हो चुकी है। आजी के बाद उन्होंने डोरा को भी मार दिया था और उनकी समनिंग स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। आजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे अपने आप से ही नफरत हो रही थी। वो अनजान आदमी बोलता है सबको हार की कीमत चुकानी पड़ती है, भले ही कीमत कितनी बड़ी हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें 3 मिनट का वक्त दूं तो क्या तुम सब ठीक कर पाओगे? आजी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। उस आदमी ने अपना नकाब उतारा। वो आदमी और कोई नहीं आजी के फादर थे।
वो कहते हैं जब ये सब खत्म हो जाए तो मुझे डीमन फर्नेस में मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अचानक आजी की आंखें खुलती हैं। वो समय वापस जिंदा हो गया था जब डोरा उसके जख्मों को भर रही थी। एक बार फिर डिस्ट्रॉयर्स का हमला होता है, लेकिन इस बार उन तीनों की जगह वैन में बॉम्ब मौजूद था। आजी के कहने पर उन्होंने वैन स्विच कर ली थी। यहाँ से सीधा आजी अपने घर हना को लेने आया, लेकिन ना तो वहाँ हना और ना वो प्लांट स्पिरिट मौजूद थी। डोरा तो डरने लगी थी कि कहीं उनसे पहले यहाँ डिस्ट्रॉयर्स तो नहीं पहुँच गए थे। तभी आजी को वहाँ हना का छोड़ा लेटर दिखाई देता है। स्टैन काफी परेशान दिख रहा था। वो बताता है कि उसके पास एक अच्छी खबर है तो एक बुरी खबर। बुरी खबर थी कि डिस्ट्रॉयर्स की लोकेशन उनसे 2 किलोमीटर दूर दिखा रही है, और अच्छी खबर थी कि उनके पास हना का छोड़ा हेलीकॉप्टर था। इनविजिबल मोड ऑन करके वो लोग डीमन फर्नेस की ओर निकल पड़ते हैं। हना के छोड़े लेटर में भी डीमन फर्नेस का ही जिक्र था। उसने लिखा था कि वो उनका डीमन फर्नेस में इंतजार कर रही है। म्याओ ने भी डीमन फर्नेस के बारे में सुना था। जब वो अपने भाई को ढूंढ रही थी तब किसी ने उसे डीमन फर्नेस में उसके भाई को ढूंढने की सलाह दी थी। बोला जाता है कि डीमन फर्नेस वो जगह है जहाँ किसी एक को ताकतवर बनाने पे ध्यान दिया जाता है। स्टैन एक्साइटेड होकर बताता है कि वो जगह समनर्स के लिए एक मंदिर है। वो जगह एक अरीना है। जो भी डीमन फर्नेस के ट्रायल्स को पास कर लेता है उसकी गिनती ताकतवरों में की जाती है। सभी डिस्ट्रॉयर्स और हना के दादा भी वहीं से ग्रेजुएट हुए थे। कुछ लोग उस जगह को जन्नत मानते हैं तो कुछ लोगों के लिए वह जगह नर्क है। लेजेंड्स का कहना है कि डीमन फर्नेस की गहराइयों में कोई मिस्टीरियस स्पिरिचुअल एनर्जी या तो खजाना है। स्टैन इस जगह के बारे में इतना कुछ जानता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि डीमन फर्नेस कहाँ है। तभी आजी देखता है कि लेटर पर किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। स्टैन ने चेक किया और पता चला कि ये डीमन फर्नेस के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि यहाँ से 7000 किलोमीटर दूर है। अगर इसी रफ्तार में ये लोग आगे बढ़ते रहे तो 7 घंटों में ये लोग अपनी मंजिल पर होंगे। लेकिन 7000 किलोमीटर का ये लंबा सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। इनको सी ऑफ डेथ को पार करना था, वह जगह जहां से गुजरने वाली शिप्स और प्लेन का आज तक कोई पता नहीं चला। एक तरफ जहां सबकी फटी पड़ी थी तो एक तरफ स्टैन था जो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। सी ऑफ डेथ की सच्चाई यह है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट समनर्स के द्वारा ही बनाया गया है ताकि आम लोगों को डीमन फर्नेस से दूर रखा जा सके। खैर, वो लोग सी ऑफ डेथ को पार करने में कामयाब हो जाते हैं और अब उनकी मंजिल 5 मिनट की दूरी पर उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन उससे पहले डिस्ट्रॉयर्स उनके स्वागत के लिए वहां पहुंच चुके थे। आजी ने शील्ड से सबको बचा लिया था, लेकिन उस हमले में प्लेन के 2 हिस्से हो जाते हैं। स्टैन प्लेन को रोबोबॉट में कन्वर्ट कर सबको गिरने से बचा लेता है और अब सब लोग एक साथ शैडो पर हमला करते हैं, पर वो वापस टेलीपोर्ट में गायब हो जाती है। अचानक फ्लेम का उन पर हमला होता है और दूसरी ओर से क्रो भी आ रहा था। उन दोनों के एक साथ हमलों ने रोबोबॉट को लगभग तबाह कर दिया था। वो लोग जमीन पर गिरे, उनकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि वो सब जिंदा बच गए थे, लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं है। अब उन्हें सभी डिस्ट्रॉयर्स का सीधा सामना करना होगा। अचानक उनके बीच में एक माल टाइप बोनी वहां आती है और सबके मुंह पे पेनल्टी चेप देती है। किस्मत से ये लोग डीमन फर्नेस पे गिरे थे। डीमन फर्नेस पे लड़ना रूल्स के खिलाफ है। फ्लेम बोनी के माथे पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन बोनी बिल्कुल नहीं डरी। वो बोलती है कि तुम लोग डीमन फर्नेस पर हो, अरीना के बाहर किसी को मारना रूल्स के खिलाफ है। वो हार्ट को धमकाते हुए बोलती है कि तुम तो यहाँ से ग्रेजुएट हुए हो, यहाँ के रूल्स तो तुम अच्छे से जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। हार्ट से किसी ने ऐसे बात की, किसी को यकीन नहीं हुआ। शैडो से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोनी के गले पर चाकू तान देती है, लेकिन हार्ट खुद उसे रोक देता है और बोलता है कि हमें बोनी को रिस्पेक्ट देनी होगी। हार्ट यहाँ से सभी को चलने को कहता है। वो सब काफी हैरान थे, लेकिन हार्ट की बात को वो टाल भी नहीं सकते थे। उन सब के जाते ही सभी की जान में जान आई। डोरा और स्टैन तो बोनी से चिपक ही जाते हैं। स्टैन बोलता है, मुझे आपकी एक तस्वीर चाहिए, उसको मैं मंदिर में स्थापित करूंगा और हर दिन उसकी पूजा करूंगा। बोनी उन दोनों को दूर फेंक देती है और बोलती है कि डीमन फर्नेस में आपका स्वागत है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन प्लाजा में आपका वेट कर रही हूँ। आजी उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले बोनी वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। उसने हील्स पहनी हुई थी, फिर भी रेत में उसकी रफ्तार काफी तेज थी। डीमन फर्नेस अरीना अभी भी यहाँ से दूर था।
उनकी चलते चलते हालत खराब हो जाती है। डिस्ट्रॉयर से पहले वो लोग गर्मी से ही मारे जाएंगे। रास्ते में एक खुदा के बंदे को उन पे तरस आ जाता है। वो उन्हें उसकी सवारी पर आने को कहता है। इस आदमी का नाम रिचर्ड है और ये एक व्यापारी है। रास्ते में डोरा ने रिचर्ड को अपना दुखड़ा सुनाया। उसे बताया कि वो कैसे डिस्ट्रॉयर्स का शिकार होने से बचे हैं। रिचर्ड बोलता है कि तुम लोग इस वक्त बिल्कुल सही जगह पर हो। हर साल यहाँ मौत की सजा पाए लोग छिपने को आते हैं डीमन फर्नेस में। अगर आप हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हैं या तो बुरे। इन सब की शुरुआत सालों पहले डिस्ट्रॉयर्स और वॉचर्स के बीच उस युद्ध से हुई थी जिसका अंत था ही नहीं। उनकी लड़ाई से पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर आ गई थी। दोनों तरफ के लोग मानो विलुप्त होने लगे थे। इसको रोकने के लिए दोनों तरफ के लोगों ने चर्चा की और इतिहास के महान एक समनर ने दुनिया के परे इस टापू का निर्माण किया और ऐसे नियम तय किए गए ताकि ये जगह सबके लिए सुरक्षित हो। अब सबकी बुद्धि में आ गया था कि डिस्ट्रॉयर्स ने अपने कदम पीछे क्यों कर लिए थे। स्टैन का दिमाग कुछ खुराफाती सोचने लगता है। वो जानना चाहता था कि अगर कोई रूल तोड़ते तो क्या होगा। रिचर्ड बताता है कि डीमन फर्नेस एक पवित्र जगह है। अगर कोई रूल तोड़ता है तो सभी डिस्ट्रॉयर्स और वॉचर्स उसके खिलाफ हो जाएंगे। अब कोई कितना भी पावरफुल या अमेजिंग क्यों ना हो, वो सभी समनर्स को अपना दुश्मन तो नहीं बनाना चाहेगा। खैर, रिचर्ड यहाँ डीमन फर्नेस से पहले उन्हें यहाँ के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और टाउन के बारे में रूबरू करवाता है। यहाँ की एक दुकान के मालिक से उसकी पहचान थी। रिचर्ड ने सबको एक ऐसी ड्रिंक पिलवाई जो बहुत ही टेस्टी थी और जख्मों को हील कर सकती थी। इस ड्रिंक को डीमन फर्नेस का टॉप क्लास स्प्रिंग वाटर कहते हैं और इसका मिलना भी बहुत मुश्किल है। वैसे यहाँ रिचर्ड के साथ कुछ तो दिक्कत थी। उसने उन्हें ये नहीं बताया कि इसको पीने की आदत लग सकती है। उनके ज्यादा पीने से $230,000 का बिल बन गया, लेकिन उनकी जगह रिचर्ड ने ही उनके पैसे दे दिए। एक अनजान आदमी का तुम्हारा बिल पे करना काफी अजीब है, खासकर तब जब तुम्हारी मुलाकात को 1 घंटा भी ना हुआ हो। खैर, वो लोग डीमन फर्नेस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिखने वाला हर कोई समनर है। हालांकि इस जगह को लूजर टाउन भी कहा जाता है क्योंकि इस जगह वही लोग रहते हैं जो डीमन फर्नेस में हार जाते हैं और उनके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं बचते। अब थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें कपड़ों की शॉप मिलती है। वहाँ से शॉपिंग करने के बाद उनका $4 लाख का बिल बना, लेकिन यहाँ भी पैसे रिचर्ड ने ही दिए थे। रिचर्ड तो उन्हें और घुमाने की और शॉप दिखाने की बात कर रहा था, लेकिन इन पागलों की टोली के बीच एक समझदार था जिसको याद था कि वो यहाँ घूमने नहीं आए हैं। अब सीधा रिचर्ड उन्हें डीमन फर्नेस हॉल ले जाता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें लंबी सीढ़ियाँ पार करनी होगी। उनको पार करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके जैसे कई समनर्स गेट के खुलने का वेट कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने से यहाँ समनर्स आए हुए थे। सबको बताया जाता है कि डीमन फर्नेस में घुसने के लिए 4 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे से जब आजी और बाकी सब घुसने का ट्राई करते हैं तो उन्हें पता चला कि अंदर घुसने के लिए उन्हें $200 मिलियन की एंट्री फीस देनी होगी। स्टैन ने तो किसी अमीरजादे का अकाउंट हैक कर लिया था, वो तो अंदर चला जाता है, पर बाकी 3 तो बेचारे बाहर ही रह गए थे। उन्हें कोई सलाह देता है कि उन्हें दूसरे दरवाजे से जाना चाहिए। दूसरे दरवाजे से सिर्फ सुंदर लोगों को ही जाने दिया जा रहा था। डोरा वहाँ अपनी अदाएं छलका कर अपने मास्टर के साथ अंदर चली जाती है, पर म्याओ को अंदर नहीं जाने दिया जाता। गार्ड का कहना था कि म्याओ सुंदर नहीं है और उसके संतरे भी छोटे हैं। उसको तीसरे दरवाजे से जाने की सलाह दी जाती है जिसको ताकत के बलबूते पर ही पार किया जा सकता है। म्याओ ने वो स्ट्रेंथ मेजर मीटर को ही तोड़ दिया था और गुस्से से भरी म्याओ तीसरे दरवाजे से अंदर चली जाती है। रिचर्ड भी चौथे दरवाजे से अंदर आ गया था। आजी ने पूछा कि चौथे दरवाजे पर किसका टेस्ट चल रहा है। रिचर्ड ने बताया कि चौथे दरवाजे से जानी मानी हस्तियां ही आ सकती है। वो लोग यहाँ ये देख हैरान हो गए कि यहाँ जेफ बेजोस और स्टीफन हॉकिंस भी आए हुए हैं जिनका असल दुनिया में देहांत हो गया है। रिचर्ड बताता है कि कई जानी मानी हस्तियां अपनी मौत की अफवाहें फैलाती हैं ताकि वो लोग डीमन फर्नेस के ट्रायल में हिस्सा ले सके। डोरा रिचर्ड से पूछती है कि क्या वो भी पॉपुलर है। रिचर्ड असल में दुनिया के सबसे खतरनाक 10 मुजरिमों में से एक है, यानी कि वो पॉपुलर तो है। खैर, अब रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद
बोनी सभी को डीमन फर्नेस अरीना के बारे में बताती है। डीमन फर्नेस में टोटल 100 फ्लोर्स हैं। 1 से लेके 20 फ्लोर खासकर कंपटीशन के लिए बनाए गए हैं। हर फ्लोर के साथ कंपटीशन मुश्किल होता जाएगा और जीत का इनाम भी दुगना होता जाएगा। यहाँ के 2 पुराने कैंडिडेट्स आपस में बात कर रहे थे कि कैसे वो इतनी बार ट्राई कर चुके हैं, फिर भी वो 5 और 3 फ्लोर से आगे ही नहीं जा पाते। रिचर्ड उनसे बात करता है और बताता है कि वो यहाँ 5वीं बार ट्राई कर रहा है, पर वो कभी भी 9th फ्लोर से आगे ही नहीं जा पाया। उनकी बातें सुन के डोरा बोलती है कि वो सभी फ्लोर्स को तबाह करते हुए सीधा 100th फ्लोर पे पहुंचेगी। उसकी बातें सुन के वो सबके लिए मजाक बन जाती है, क्योंकि आज तक 10th फ्लोर को भी कुछ चुनिंदा लोग ही पार कर पाए हैं। आजी तो पूरे वक्त यहाँ ये सोच रहा था कि उसके फादर कौन से फ्लोर पर होंगे। बनी सबको चेक पॉइंट के बारे में बताती है। हर 10th फ्लोर के बाद सभी को अपना चेक पॉइंट अपडेट करना होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें वापस से शुरुआत करनी होगी। वैसे टूर्नामेंट कल से शुरू होगा, तब तक सभी कैंडिडेट इस लग्जरी होटल में आराम कर सकते हैं। अब बनी के चाहते ही म्याओ को खाने की खुशबू आने लगती है। वो लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। उनके पीछे रिचर्ड और वो 2 कैंडिडेट्स उनका मजाक उड़ा रहे थे कि डीमन फर्नेस में खाना कोई नया ही खा सकता है, जिसको ना पता हो कि ट्रायल तो शुरू हो चुका है। ये फ्लोर दुनिया के सबसे माहिर ट्रैप मास्टर के कंट्रोल में है, जो कंटेस्टेंट्स को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। लोगों के तड़पने से उसे खुशी मिलती है। उस दिन को याद कर रिचर्ड आज भी घबरा जाता है, जब उसने खाने में पॉइजन मिला दिया था, जिस कारण 100 से ज्यादा कंटेस्टेंट को गेम क्विट करना पड़ा था। एक बार तो उसने बाथरूम में जायंट लीचीज को छोड़ दिया था। अचानक दूसरी तरफ हम म्याओ को डर कर भागते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके ऊपर पानी का हमला हुआ है। वो सब स्विमिंग पूल में खेल रहे थे, लेकिन आजी उन सब से दूर था। जब वो सब आजी से पूछते हैं तो आजी जवाब देता है कि वो 16 साल का बच्चा है। बिन पत्तों की कमसन कलियों को देखना उसके संस्कारों के खिलाफ है। वहाँ उसके संस्कारों का मजाक बना दिया जाता है। अचानक वहाँ लगे टीवी पर सबकी नजर जाती है। बोनी सभी को नए चैंपियन से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो हना थी, जिसने 10th फ्लोर को पार कर लिया है। उसकी कमाल की परफॉर्मेंस को देख वहाँ सभी लोग उसके दीवाने हो चुके थे। हना को यहाँ भी देवी का दर्जा मिल रहा था। खैर, ये तो साबित हो चुका था कि हना यही मौजूद है। अब बस उनका हना तक पहुंचना बाकी था। अब स्विमिंग पूल में खेलने के बाद सभी लोग अपने रूम में जाते हैं। जब थोड़ी रात हो गई थी और वो लोग सो चुके थे, अचानक रूम का कवर उतरने लगता है। आजी की नींद टूटी। उसने देखा कि कमरा तो जानलेवा हथियारों से भरा हुआ है। धीरे धीरे कमरे की दोनों दीवारें पास आती जा रही थी। कमरे का दरवाजा और खिड़की दोनों से बाहर नहीं निकला जा सकता था। डोरा स्पेशल थी। वो अपने छोटे खंजरों से दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर उसके खंजर टूट जाते हैं। ये कोई मामूली ट्रैप नहीं था। इसमें यूज किया जाने वाला मेटल कोई आम मेटल नहीं था। कमरा छोटा होता जा रहा था। उनकी मौत काफी करीब थी। मौत के आखिरी पल में आजी को एक आइडिया आता है। उसने डोरा से पूछा क्या वो बस कोई हथियार ही समन कर सकती है। मौत के आखिरी पलों में डोरा दरवाजे की चाबी समन करती है, जिसका यूज करके वो बाल बाल बचे थे। अब हॉल का हाल भी बेहाल था। उनके कमरों का जैसा सभी कमरों का यही हाल था। अब जब आजी और डोरा को इतनी दिक्कत हुई तो ये सवाल परेशान कर रहा था कि क्या म्याओ और स्टैन सरवाइव कर पाए होंगे। वो लोग भागकर म्याओ के कमरे की ओर जाते हैं। उन्होंने म्याओ के कमरे से कुछ हरा अजीब सी चीज आती देखी, जो कि कॉकरोच जैसी लग रही थी। वो दोनों बहुत डर गए थे। आजी तो उसे पैर से कुचलने वाला था। वो तो ऐन मौके पर म्याओ अपने असल रूप में आ गई थी। हम देखते हैं कि उनके जैसे कई और समनर्स भी अपने अपने तरीके से उस कमरे से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उन सबके बीच स्टैन नहीं दिख रहा था। स्टैन के रूम से खून बह रहा था। सच्चाई सामने थी, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता था। शायद 14 साल का स्टैन इस ट्रैप से बच नहीं पाया। और तभी सभी को गलत साबित करते हुए स्टैन चिमनी से बाहर निकलता है। स्टैन को लेके वो सब काफी घबरा गए थे। वो उसको कस के गले लगा लेते हैं। अचानक हॉल में ट्रैप मास्टर की अनाउंसमेंट होती है, जो कि बताता है कि जिस खेल को अभी आपने सरवाइव किया है वो तो बस वार्म अप था। फर्स्ट फ्लोर का ट्रायल तो अब शुरू होने वाला है। उन समनर्स के बीच एक लड़की बोलती है कि तुम तो झूठे हो, हमें बताया गया था कि ट्रायल तो कल से शुरू होगा। एक बुड्ढा उसे बताता है कि रात के 2 बज रहे हैं, यानी कि अगला दिन तो शुरू हो चुका है। तो ट्रैप मास्टर बताते हैं कि फर्स्ट फ्लोर को पास करने का चैलेंज काफी आसान है। उनको बस इस होटल से जिंदा बाहर निकलना है, और बस इस गेम का रूल है कि कोई रूल नहीं है। अचानक पूरे होटल में धमाके होने लगते हैं। इस पूरे होटल में कई खतरनाक ट्रैप्स जगह जगह पे बिछे हुए थे।
सभी कैंडिडेट्स उसी ओर भाग रहे थे जिस रास्ते से वो लोग होटल में घुसे थे। अचानक रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसके अंदर वोल्केनो का लावा भरा हुआ था। कई लोगों के जैसे स्टैन भी उस लावे में गिर जाता है। आजी और डोरा स्टैन के साथ कई और लोगों की जान बचा लेते हैं। ये सब देख ट्रैप मास्टर खेल की डिफिकल्टी को और भी बढ़ा देता है। बीच में कई लोग अपनी जान खो बैठे तो कुछ यहाँ ऐसे भी समनर्स आए थे जिनके लिए ये ट्रैप खिलौने के साथ खेलने जैसा था। यहाँ स्टैन को तो अब शक होने लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। आखिर उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके ऊपर एग्जिट लिखा हुआ था, पर जब वो लोग उस डोर के पास पहुँचे उन्होंने पाया कि इस पे तो कई और मैसेज भी लिखे हुए हैं, जैसे कि सावधान, झूठ, इस दरवाजे के पीछे खजाना है, डंजन बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मतलब कि ऐसे कई मैसेजेस जो प्लेयर को कंफ्यूज कर सकते थे। आज ये रिस्क उठाता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है। वहाँ वो सभी समनर्स खड़े थे जिन्होंने ट्रायल को पास कर लिया था और इन सब के बीच उनका इंतजार कर रहा था ट्रैप मास्टर। वो बताता है कि डीमन फर्नेस के फर्स्ट फ्लोर को 30 लोगों ने पास किया है। 49 लोग इसमें घायल हो चुके हैं तो 13 लोग अपनी जान से गए हैं। ट्रैप मास्टर को ये सब बताते हंसता देख कई समनर्स का दिमाग सटक जाता है। वो लोग ट्रैप मास्टर पे जानलेवा हमला कर देते हैं, लेकिन ट्रैप मास्टर ऐसे ही थोड़ी फर्स्ट फ्लोर के बॉस थे, उन्होंने सबको अपने जाल में फांस लिया। वो बताते हैं कि डीमन फर्नेस में फ्लोर के बॉस को मारना कोई गुनाह नहीं है, जो भी चाहे वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है। खैर, ट्रैप मास्टर सभी को उनकी जीत का इनाम देते हैं। सभी के चेस्ट बॉक्स में अलग अलग इनाम था और रैंडमली किसी को कुछ भी मिल सकता है। कुछ को सोना मिला तो कुछ को पैसा, तो कुछ को खजाने में फटे हुए सॉक्स। आजी को कोई क्रिस्टल और सैफरॉन रिंग मिली थी, लेकिन अब तक स्टैन ने अपना बॉक्स नहीं खोला था। वो तमन्ना कर रहा था कि उसे सबसे कीमती खजाना मिला हो। स्टैन के बॉक्स में एक्सप्लोसिव आइटम भरे हुए थे और ट्रैप मास्टर के हिसाब से यही सबसे कीमती खजाना था। वो ट्रिगर दबाते हैं जिससे फर्स्ट फ्लोर टूटने लगता है और वो सभी लोग सेकंड फ्लोर पे जा गिरते हैं। वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। अचानक कोई टॉर्च ऑन कर उनके सामने आता है, जिसको देख वो सब बहुत डर गए थे। वो बोनी थी जो सबका माइंड फ्रेश करने के लिए उनके साथ मजाक कर रही थी। खैर, ये बात अलग थी कि किसी को मजाक पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ भी बोलो चीज तो है। खैर, सेकंड फ्लोर की बॉस बोनी है। वो बताती है कि सेकंड फ्लोर का ट्रायल बहुत ही सिंपल और आसान है। सेकंड फ्लोर के ट्रायल में फर्स्ट फ्लोर के ट्रायल के विजेताओं की रेस होगी। पहले ट्रायल की तरह इस ट्रायल में भी कोई रूल नहीं है, बस जो शुरू के 15 समनर्स इस ट्रैक के 15 लैप्स पूरे करेगा वो ही अगले ट्रायल में जाएगा। बोनी बताती है कि ये रेस सभी के सामने फर्नेस टीवी पे लाइव होने वाली है, जिसकी कमेंट्री बोनी करने वाली है। मैं तो जरूर देखूंगा। रेस शुरू होने से पहले सभी समनर्स को 5 मिनट दिए जाते हैं वार्म अप के लिए। म्याओ अपनी स्पीड को लेके काफी कॉन्फिडेंट थी। डोरा को भी यकीन था कि वो अपने पंखों से तूफान से भी तेज निकल जाएगी। रिचर्ड और बाकी 2 कैंडिडेट्स ने भी अपने टायर तैयार कर लिए थे, बस उनको चिंता थी तो स्टैन की। आखिर स्टैन का क्या होगा? यहाँ तो वो कोई कार और बाइक भी नहीं ला सकता, लेकिन स्टैन तो यहाँ सबसे चालाक था। उसने सभी से कोई राज छिपाया हुआ है जिसका यूज करके वही इस रेस को सबसे पहले फिनिश करेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम डिस्ट्रॉयर्स को देखते हैं जो कुछ तो खुराफाती कर रहे थे और इधर रेस शुरू हो चुकी थी। चीते की रफ्तार से म्याओ सबसे आगे भाग रही थी। जो म्याओ को टक्कर दे पा रहा था वो था निंजा स्क्विरल, जो कि म्याओ की ही तरह एक एनिमल समनर है। उनके ही ठीक पीछे आजी और डोरा उड़ रहे थे। बोनी कमेंट्री में बोलती है कि ये कितना रोमांटिक है। लोग सच ही कहते हैं, सच में प्यार में पड़े लोगों को पंख आ जाते हैं। बोनी आजी और डोरा को कमेंट्री में कपल बता रही थी और ऐसे ही कई सारे समनर्स अपनी समनिंग पावर से रेस को जीतने की कोशिश कर रहे थे। और इन सब के बीच बोनी की नजर फेमस मांगा आर्टिस्ट होशी हीरो पर जाती है, जिन्होंने हंटर एक्स हंटर एनीमे लिखा है। लोग यहाँ हंटर एक्स हंटर की एंडिंग का वेट कर रहे हैं और यहाँ होशी हीरो ट्रायल में भाग ले रहे हैं। तभी कुछ होशी हीरो के फैंस उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि अब आप आगे मांगा कब शुरू करने वाले हैं। होशी हीरो को समझ आ गया था कि उसके निकलने का वक्त आ गया है। वो हवा में स्पीड लाइन ड्रॉ करके काफी तेज भागने लगता है। ऐसी रफ्तार से उन्होंने कई कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया था। जब उनमें से एक बोनी से उनकी कंप्लेन करता है तो बोनी गुस्सा हो जाती है और उसकी ही इंसल्ट कर देती है। और तभी एक तेज हवा का झोंका आया जिसने बोनी को भी हैरान कर दिया। वो स्टैन था जो रॉकेट की सवारी कर रहा था। ऐसे ब्रह्मास्त्र के साथ तो उसका ही रेस फिनिश करना तय है। स्टैन ने ये मिसाइल मिलिट्री से चुराई है और शायद अब तक उन्हें इसका पता भी नहीं चला होगा। रेस के अधिकतर तेज लोगों ने लगभग सारे लैप्स पूरे कर लिए हैं और यहीं से रेस
अब अपना एक नया मोड़ लेने वाली थी। कई कंटेस्टेंट्स को रियलाइज होने लगा था कि वो तेज नहीं है और इस रेस को जीत कर वो थर्ड फेज में नहीं जा पाएंगे। रेस को जीतने के लिए कंटेस्टेंट्स एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं, जिसमें से रिचर्ड और वो बोना अपने ही दोस्त के हाथों शिकार हो गया था। लेकिन जब वो आजी पर हमला करने की कोशिश करता है तो आजी उसे सबक सिखा देता है। वहीं एक कंटेस्टेंट पूरे मैदान में जहरीली गैस फैलाने लगता है, जिससे वहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और कुछ तो ट्रैक से ही नीचे गिर जाते हैं। ये देख म्याओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो स्नेक बाइट से उस पर हमला करती है, पर हवा पर कोई हमला कैसे काम करेगा, और ये बात म्याओ भी अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो स्क्विरल निंजा के लिए वक्त निकाल रही थी। वो उसे अपने टोर्नेडो में फंसा कर ट्रैक से दूर फेंक देता है, लेकिन अभी भी सभी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। यहाँ ऐसा भी कंटेस्टेंट था जो जीतने के लिए लोगों के टुकड़े करने को तैयार था। स्टैन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी जीत की परवाह छोड़ मिसाइल को उस कंटेस्टेंट पर छोड़ देता है। हालांकि उसने उस मिसाइल के भी टुकड़े कर दिए थे और अब स्टैन की जान खतरे में थी। लेकिन होशिहीरो सुप्रीम बीइंग उनके बीच में आ जाता है। वो फ्रेंडशिप, एफर्ट और विक्ट्री से उस पर हमला करते हैं। जब वो उस पे काम नहीं करता तो वो उस पे थंडर पैनल चिपका देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। वो समनर उनके सामने एक पल नहीं टिक पाता। वो कई हिस्सों में जमीन पे बिखर जाता है। हमें पता चलता है कि स्टैन भी होशिहीरो का बहुत बड़ा फैन है। वो उनसे ऑटोग्राफ मांगता है। होशिहीरो को भी अपने फैन से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। उसी वक्त बोनी अनाउंस करती है कि अब रेस में 15 से भी कम लोग बचे हैं, यानी कि पास होने के लिए सिर्फ रेस को खत्म करना है। लेकिन अभी भी फैसला रफ्तार ही करेगी कि पहला कौन आएगा। यहाँ फ्लेम और शैडो डिस्ट्रॉयर्स के सीक्रेट हाइडआउट में एक दूसरे की ताकत को चुनौती देकर अपनी क्षमता को बढ़ा रहे थे। दोनों ही बराबर के ताकतवर थे। इन दोनों में एक विजेता चुनना लगभग नामुमकिन था। इनकी लड़ाई से स्पेस को परेशानी हो रही थी। वो अपनी चाय को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। हार्ट भी यहाँ मौजूद नहीं था। वो कुछ खुराफाती कर रहा है। आखिर इन सबसे परेशान होकर स्पेस उनको एक सीक्रेट बताती है। जिस दिन बोनी के कारण उन लोगों को वापस जाना पड़ा था, उसी दिन स्पेस वापस रात में गई थी। उसने डीमन फर्नेस के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन ना तो वो अपने टेलीपोर्टर का यूज कर पाई, ना तो वो वहाँ पे गड्ढा खोद पाई। उल्टा वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पड़ गए थे। इसीलिए वो डीमन फर्नेस की मार्केट में थोड़ी देर घूमकर वापस लौट आई और वहाँ से वो उठा के लाई एक लेटेस्ट एडिशन का टीवी, जिस पर कमाल कमाल के शोज आते हैं। उन्होंने जैसे ही टीवी ऑन किया, बोनी का शो आ रहा था। हमें पता चलता है कि रेस को म्याओ ने जीता था और आजी और डोरा आधे सेकंड से सेकंड आए हैं। वो सब लोग थर्ड ट्रायल पर पहुंच चुके थे, जहां पर खाना बनाने का कंपटीशन था। वहां आजी ने अपने रामेन से सभी जजेस को अपना दीवाना बना दिया था। इधर तो आजी की जीत होनी ही थी। जिस म्याओ को खाना बनाना भी नहीं आता था, वो बस अच्छा खाना सर्व करने के कारण सेकंड आई और स्टैन इस कंपटीशन में थर्ड आया। फोर्थ ट्रायल में कैरियोके का कंपटीशन था, जिसमें ये बच्चा फर्स्ट और सेकंड पे ये नारी आई। ऐसे आलतू फालतू कंपटीशन देख फ्लेम का दिमाग सनक जाता है। उसने गुस्से में आकर टीवी को ही फोड़ दिया। उसे ये कंपटीशन कम बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन ज्यादा लग रहा था। उन लोगों की बहस के बीच हार्ट और ड्रीम की एंट्री होती है। अपने लीडर को यहाँ देख वो सब शांत हो गए थे। ड्रीम बताता है कि ये तीनों कभी डीमन फर्नेस नहीं गए हैं और एक समनर होके डीमन फर्नेस अरीना में हिस्सा न लेना लाइफ में कुछ कीमती खोने जैसा है। तो हार्ट चाहता था कि ये तीनों भी छुट्टी लेकर डीमन फर्नेस अरीना में जाए और मौका मिलने पर वो वहां आजी और बाकी सबको खत्म कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ हार्ट एक मेहमान को भी भेज रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम बोनी को देखते हैं, जो डीमन फर्नेस के एल्डर्स को आज हुए कंपटीशन की डिटेल्स दे रही थी कि कैसे हर एक फ्लोर पे कितने लोग एलिमिनेट हुए और कितने लोग अगले फ्लोर तक पहुँच पाए। एक एक करके वो सभी लोग स्क्रीन में शो होते हैं जो अब तक के ट्रायल में पास हुए हैं, और इन सभी ट्रायल्स के बीच जितने भी समनर्स एलिमिनेट हुए उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर लिया गया है। उस कलेक्ट की गई स्पिरिचुअल एनर्जी को बोनी डीमन फर्नेस की गहराइयों में 100th फ्लोर पर एक रूम पर लेकर जाती है। वहाँ कोई तो चेनों से बंधा हुआ था। बोनी उसे गॉडेस पेंडोरा बता रही थी और पेंडोरा की ही वजह से सभी स्पिरिट्स मौजूद हैं। बोनी वो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा जार पेंडोरा में इंजेक्ट कर देती है। हमें बताया जाता है कि ये लोग कई सालों से पेंडोरा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। डीमन फर्नेस में कुछ तो गलत हो रहा है। क्या सच में डीमन फर्नेस एक अच्छी जगह है? क्या डीमन फर्नेस के बाहर किसी को किसी की जान नहीं लेने दी जाती ताकि अरीना में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट किया जा सके? इन सब का जवाब जानने के लिए हमें सीजन 2 का वेट करना होगा, क्योंकि
ये सीजन खत्म हो चुका है। ऐसे क्लिफ हैंगर पे कभी भी एनीमे को खत्म मत किया करो यार, दिल दुखता है हमारा। खैर, इस वीडियो के एंड के साथ मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी। हमें एक ऐसे स्क्रिप्ट राइटर की तलाश है जो हमारी वीडियो के लिए डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लिख सके। डॉक्यूमेंट्री रिसर्च वीडियो स्क्रिप्ट। अगर आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स अच्छी है, अगर आप हमारे लिए रिसर्च वीडियो की स्क्रिप्ट लिख पाएंगे तो आपका स्वागत है हमारी टीम में। हमें कांटेक्ट कीजिए डिस्कॉर्ड पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो आप मुझे मेरी बिजनेस ईमेल पे मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स गाइस।